देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वो स्टेटमेंट जो हमें फाइनली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या बताएगा, फाइनली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हमें ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है ना, कि इनका एक्चुअली बिजनेस का कंडीशन क्या है। बट ये कैसा बिजनेस है? ये देखो, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है। ठीक है, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो चैरिटेबल पर्पस पे बनते हैं? ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गुड इवनिंग सैमन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग शुभजीत। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। ओके, देखो तो यहाँ पर देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हैं। तो क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे? प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? एक्चुअली ये जो काम करते हैं ना, एक्टिविटीज या बिजनेस, ये अपने बेनिफिट के लिए नहीं करते, इसीलिए इनका कमाया गया प्रॉफिट को ना प्रॉफिट नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो कमाना तो इनको भी है, अर्निंग इनको भी करना है। ठीक है, लेकिन इनके अर्निंग को हम लोग बोलेंगे कि सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोगों ने जितना खर्चा किया और हमारे पास जितना अर्निंग आया, अगर हमारा इनकम जो है वो खर्चे से ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा रह गया। ठीक है, दैट इज सरप्लस। ठीक है, तो ये जो अर्न करते हैं उसे बोला जाता है सरप्लस। अब जो एनपीओ होते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? जैसे मान लो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उन्हें डोनेशन मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई क्लब वगैरह है, ठीक है, क्लब वगैरह है तो उनका एक एंट्रेंस फीस हो सकता है, एडमिशन फीस हो सकता है, ये इनका इनकम हो गया। ठीक है, अगर मान लो कोई सब्सक्रिप्शंस यानी कि जैसे चंदा बोलते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस वगैरह है तो वो इनका अर्निंग हो जाएगा। कोई लाइफ मेंबरशिप फीस है, ठीक है, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। तो इनका सोर्स ऑफ इनकम इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिसीप्ट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मतलब डोनेशन का ट्रीटमेंट, डोनेशन भी अर्निंग है, एंट्रेंस फीस मिला वो भी अर्निंग है, एडमिशन फीस मिल रहा है वो भी अर्निंग है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को तो वो भी अर्निंग है, लाइफ मेंबरशिप फीस है वो भी अर्निंग है। लेकिन ये अर्निंग जो है इसको क्या ट्रीट करना है उसका मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे रिसिप्ट जो है हमारा दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू नेचर का हो सकता है और एक कैपिटल नेचर का हो सकता है। तो कब किसको क्या ट्रीट करें वो भी हमें पता होना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेनली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये एक लीगल प्रोसेस ही है, कोई इलीगल मैटर नहीं है, मतलब इसका भी लॉ है। कंपनीज एक्ट 2013 में इसका भी अलग सेक्शन है कि कैसे एनपीओ वगैरह का लॉ, एनपीओ वगैरह कैसे बनेगा, उसका लीगल प्रोसेस वगैरह सारा चीज है। ठीक है, तो ये एक लीगल एंटिटी है जो मेनली हमारे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, रेदर देन द बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। गुड इवनिंग सुधीर। गुड इवनिंग मैम। देखो, तो जो सोल प्रोप्राइटर ने ये बनाया है, जैसे नॉर्मली अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट उसी का होता है, वो खुद के बेनिफिट के लिए वो प्रॉफिट का यूज करता है। अब वो उससे वो अपना पर्सनल खर्चा करे, अपने बिजनेस को बढ़ाए, कुछ भी करे। लेकिन जो एनपीओ वगैरह होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है, हालांकि इन्हें प्रॉफिट नहीं बोलना चाहिए हमें, ठीक है,
क्योंकि इनको हम लोग ये एक स्पेशल कॉज की वजह से काम करते हैं, ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हैं, तो इनको हम लोग ये नहीं बोलेंगे ये लोग प्रॉफिट मोटिव काम करते हैं, ठीक है। फिर भी बोलते हुए शायद मेरा लैंग्वेज प्रॉफिट यूज हो जाए, तो इन्होंने अगर बिजनेस में ज्यादा अर्निंग किया है तो वो ये सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए नहीं लगाते, बल्कि खुद के बेनिफिट के लिए लगाते ही नहीं है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लगाते हैं, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटर अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर लोग अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, शेयर होल्डर्स मतलब कंपनी अपने बेनिफिट के लिए काम करती है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन ये लोग जो है ये लोग अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, ये लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, वही बोला है फिर से कि मेन मोटिव बिहाइंड द एनपीओ जो है वो क्या है, रेंडर सर्विस टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विस मिले रेदर देन द मतलब और द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन यहाँ पर क्या बोला है कि सर्विस मिल जाए सोसाइटी को, पूरे सोसाइटी को, यानी पूरे हमारे समाज को, और उसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर है उनको भी क्या मिले, सर्विस मिले, बेनिफिट का बात नहीं हो रहा है, सर्विस मतलब सर्विस मिलना चाहिए, प्रॉफिट वगैरह का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एनपीओ बोलेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स जैसे देखो जो नॉर्मल जो फाइनल अकाउंट्स बनता है वो तुम लोग को पता है उसमें क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बन सकता है जो हम लोग देख रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखो कोई अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, मतलब रॉ मटेरियल खरीद के उसे प्रोसेस करके, ठीक है, फिर मार्केट में फिनिश गुड्स बना के बेचता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, वो फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, पीएल भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, ठीक है। और जो ट्रेडर है मतलब सिर्फ जो है वो गुड्स का, फिनिश गुड्स का बिजनेस करते हैं, मतलब किसी से फिनिश गुड्स खरीद लिया और किसी और को प्रॉफिट लगा के बेच दिया, उनको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। जिनका फैक्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, जो किसी और से प्रोडक्ट खरीद के किसी और को बेच देते हैं प्रॉफिट लगा के, वो ट्रेडर कहलाते हैं, तो वो ट्रेडिंग बनाएंगे, वो पीएल बनाएंगे, वो भी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जो एनपीओ वाले हैं उनको क्या बनाना चाहिए, तो जो एनपीओ वाले हैं उनको क्या क्या मतलब क्या क्या हिसाब रखना चाहिए, देखो उनको ये पता होना चाहिए कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उनको कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ रहा है, तो उनको बनाना पड़ता है एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ये जस्ट लाइक कैश बुक होता है, ठीक है। कैश बुक तो तुम लोग को पता होगा, सभी ने 11 में कैश बुक किया होगा। कैश बुक का मतलब कैश में अगर हम लोग कुछ भी परचेज मतलब कुछ कैश रिसिप्ट हो रहा है या कैश पेमेंट हो रहा है तो हम लोग कैश बुक में उसे लिखते हैं। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी कैश बुक की तरह ही है। और कैश बुक में जब हम लोग एंट्री करते हैं हम लोग ये नहीं देखते हम लोगों ने एसेट खरीदा या फिर हम लोगों ने मतलब जो है फिनिश गुड्स खरीदा, हम लोग ऐसे नहीं देखते। जैसे नॉर्मली अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट वगैरह बिल्डिंग खरीदा, लैंड खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदा तो वो तो हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट है, लेकिन कैश बुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश में खरीदे हो तो रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। अगर सैलरी दी हो एम्प्लॉय को तो भी रिकॉर्ड कर दो, कैश में की हो तो रिकॉर्ड कर दो। तो सैलरी पेमेंट करना एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर हम लोग कुछ फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीद रहे हैं जैसे कि फर्नीचर वगैरह, तो वो तो क्या हुआ, वो तो रेवेन्यू नेचर का नहीं हुआ, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन कैश बुक बोल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कैश बुक बोलता है अगर कैश में कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, यहाँ रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, मेरे लेजर पे रिकॉर्ड कर दो। उसी तरह से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी वही बोल रहा है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि अर्निंग हो, अर्निंग इनकम नेचर क्या है, जो भी है यहाँ रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो sources of receipt and payment also vary with the nature of activity that is being carried on by the organization। मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम करता है उस हिसाब से उनका सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकता है, उस हिसाब से उनका पेमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को डोनेशन मिलता है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम डोनेशन हो सकता है, किसी का मान लो एंट्रेंस फीस वगैरह का कोई स्कोप नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सच एज पब्लिक हॉस्पिटल, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम लोग कुछ भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, सेम चीज पब्लिक हॉस्पिटल में बहुत ही सस्ते में होता है। बाकी बात अलग है कि कंडीशन बहुत खराब होता है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं, वो भी हॉस्पिटल्स है लेकिन उनको प्रॉफिट कमाना है, उनके जो मेन ऑर्गेनाइजेशन के हेड है उनको प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए वो जो है वो सस्ते में कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। वो मार्केट प्राइस लेते हैं और फैसिलिटीज के लिए अलग अलग मतलब और भी ज्यादा महंगा चार्ज करते हैं। जबकि पब्लिक हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है। तो पब्लिक हॉस्पिटल पब्लिक के लिए बनाया गया है, ठीक है। पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, जैसे कि जो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सेम पढ़ाई सेम जो है, मान लो सीयू के अंडर ही है लेकिन सरकारी में क्या है
खर्चा कम होगा। अगर यही चीज हम लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, चाहे वो सीयू एफिलिएटेड हो या फिर कोई और यूनिवर्सिटी हो, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हम लोग का खर्चा ज्यादा होगा। जैसे क्लब, टेम्पल्स, चर्च, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल्स, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना फाइनल अकाउंट से प्रिपेयर करते हैं, ये लोग बनाते हैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, जहां पर ये दिखाते हैं कि इनका कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो कैसा हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ठीक है। और एक अकाउंट ये लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर ये क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पीएल होता है, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर पीएल के तरह होगा तो इसका जो नेचर है वो भी पीएल के तरह ही होगा। पीएल एक नॉमिनल अकाउंट है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग ऑब्वियसली इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करना है, जैसे मैंने बोला कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमें ये नहीं देखना है कि फिक्स्ड एसेट खरीदा है या सैलरी पे किया है, हमें ये नहीं देखना है। हम लोग जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो है दिखा सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। और पीएल का वैसे देखो, जैसे हम लोग ये वाला बनाएंगे, यानी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे वो पीएल के तरह होगा। यानी यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जो भी इनकम या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे वो कैसा होना चाहिए। जो भी इनकम या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, पहला बात है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पीएल में तुम लोग एसेट का डेप्रिसिएशन लिखते हो, एसेट का टोटल वैल्यू थोड़ी ना लिखते हो, तो बैलेंस शीट में लिखते हो। यानी रेवेन्यू नेचर का इनकम या एक्सपेंसेस लिखना है। रेवेन्यू नेचर का मतलब जो हमें वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो वैलिड होगा, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिलता है, वो तो फिक्स्ड एसेट हो जाता है। एसेट का अगर देखें, है ना, तो अगर एक एसेट खरीद रहे हैं उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, लेकिन उस एसेट को मेंटेन करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है, तो वो डेप्रिसिएशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो हम लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज किया, तो वो थोड़ी ना पीएल में लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम हुआ उसको हम लोग पीएल में दिखाते हैं। मान लो इंटरेस्ट रिसीव किया हम लोगों ने, तो वो दिखा सकते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पहला तो बनेगा रेवेन्यू नेचर का इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना चाहिए। सेकेंड चीज ये बनेगा पीरियोडिक वे में। पीरियोडिक का मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ जिस पीरियड का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पीरियड का रिकॉर्डिंग करना है। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये 2022 है, अगर 2021 का कोई इनकम या एक्सपेंसेस हमें आज रिसीव हो रहा है क्योंकि कैश रिसीव हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टाइम पीरियड मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड मायने रखता है। इसीलिए पीएल में तुम लोग देखोगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब का एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि पीएल भी पीरियोडिक वे में बनता है। जिस पीरियड का बना रहे उसी पीरियड का सिर्फ और सिर्फ उसी पीरियड का इनकम और एक्सपेंसेस को हमें रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें और क्या बोले, ये एक्रूअल बेसिस पे बनेगा, ठीक है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, एक्रूअल बेसिस का मतलब अगर मेरा इनकम या एक्सपेंसेस ड्यू एक्रू हो चुका है, ठीक है, अब मैंने पे किया या नहीं किया। जैसे मेरा सैलरी, मान लो मुझे सैलरी देना पड़ता है 12 मंथ्स का, सपोज 1000 करके मुझे देना पड़ता है 12,000, ठीक है। लेकिन मैंने कितना दिया है, अभी तक 10,000 ही दिया है, 2,000 नहीं दिया है, लेकिन मेरा एक्रू तो हो गया, मुझे देना चाहिए, मैंने नहीं दिया, तो मुझे कितना खर्चा दिखाना पड़ेगा मेरे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 12,000। तो हम ये दिखाएंगे कि मैंने 10,000 पे किया है और 2,000 मैंने आउटस्टैंडिंग रखा है, और ये आउटस्टैंडिंग बन जाएगा लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि अगर मेरा खर्चा ड्यू हो चुका है, एक्रू हो चुका है, मैंने पे नहीं किया है, तो वो मुझे क्या दिखाना चाहिए, वो मुझे दिखाना चाहिए मेरा लायबिलिटी, क्योंकि मेरा टाइम चला गया, मैंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो वो लायबिलिटी बन जाता है। टाइम पे कुछ भी चीज करोगे कभी लायबिलिटी नहीं बनता। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आज ये जो क्लास की हो, ये क्लास तुम लोगों को देख, मतलब जो भी होमवर्क देंगे कर लेना चाहिए। अगर तुम लोग आज नहीं करते हो, वो रह गया, ठीक है, अगर वो रह जाता है तो वो तुम लोग का लायबिलिटी बन जाएगा। देखो कितना सारा होमवर्क बच गया हम लोग का, फिर वो हो जाता है हेडेक, यानी लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर टाइम पे डेली का डेली कर लोगे तो वो हेडेक नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक वे से चलना है। तो अगर कोई अर्निंग या इनकम हम लोगों ने बाकी रखा है या प्रीपेड किया है, तो प्रीपेड किया है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। प्रीपेड किया, जैसे मुझे 12,000 देना चाहिए, मैंने 14,000 दे दिया, मैंने क्या किया है 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है सैलरी का, तो मुझे फिर भी 12,000 ही दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक वे से चलता है, ठीक है, और एक्रूअल बेसिस पे चलता है। इसीलिए देखो अगर एक्रू हो गया तो देना पड़ेगा, मुझे हमेशा उस पीरियड का 12 मंथ्स का एक्सपेंसेस या इनकम को दिखाना है, उससे ज्यादा का भी नहीं, उससे कम का भी नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू शो पीरियोडिक परफॉर्मेंस, जो कि मैंने बोला पीरियोडिक परफॉर्मेंस, एंड बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट इनको भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट तो बनेगा ताकि फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे कि कैसे करके रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, कैसे करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और कैसे करके बैलेंस शीट बनाया जाता है एनपीओ का, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट्स बोला था वही चीज दे रखा है कि इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पीएल बनाते हैं, और जो एनपीओ है वो पीएल के जगह बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट देयर हैज बीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, सिर्फ टर्म अलग है बट दोनों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा है, ठीक है। तो इसीलिए, और यहाँ से जैसे अगर पीएल बनता है वहां पर हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो सकता है बिजनेस में, ठीक है, कोई भी एक होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये लोग एक स्पेशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका अगर प्रॉफिट होता है बोलेंगे इनके पास सरप्लस है, और इनका अगर लॉस होता है बोलेंगे डेफिसिट है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस इनके नेचर ऑफ जो मतलब इनका जो नेचर है काम का उसके साथ नहीं जाता, इसीलिए नहीं बोला जाता है, ठीक है। In non-profit making organization, total cash receipt and total cash payment are highlighted through receipt and payment account। ये सब एक ही चीज को बार बार बोला है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितना कैश पेमेंट हुआ है, कैश रिसिप्ट हुआ है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया क्यों बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक समरी क्या बोला है, ए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ये मैंने पहले ही बोला, कैश बुक जैसे तुम लोग करते हो ना, कैश बुक का जो नेचर है, जो ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का है। इसमें डेट कॉलम का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। इट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट कॉमनली अडॉप्टेड बाय नॉन प्रॉफिट, ठीक है। ये एनपीओ के लिए ये मेनली अडॉप्ट किया गया है, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का जो मेथड है। अच्छा, हॉस्पिटल, क्लब, सोसाइटीज, टेम्पल, चर्च एटसेट्रा फॉर प्रेजेंटिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पीरियडिकली टुगेदर विद द कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग। अच्छा देखो, इसमें लाइन बाय लाइन बहुत सारा चीज बोला है, हम इसका समरी बता देते हैं। जब भी हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो लेजर फॉर्मेट में बनेगा, कैश बुक भी लेजर फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओपनिंग कैश बैलेंस, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। अगर होता है तो, अगर जितना इनकम हुआ पूरा ही खर्चा हो गया तो क्लोजिंग कैश बैलेंस कुछ नहीं होगा। लेकिन ये प्रोसेस है कि इसका स्टार्टिंग ओपनिंग कैश बैलेंस से होगा, अगर कुछ ओपनिंग कैश बैलेंस है तो, और एंडिंग जो है क्लोजिंग कैश बैलेंस से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फीचर्स बता दिया, ये पढ़ने से हमारे लिए हो जाएगा। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब कैश ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं तो क्या बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, आएगा, एक ही बात है ना। मतलब बैंक ट्रांजैक्शन होगा तो हमें उस तरह से लिखना पड़ेगा। बाकी जो है मतलब कैश इनफ्लो आउटफ्लो, इसको तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो ही बोलेंगे ना, बैंक इनफ्लो आउटफ्लो कौन बोलता है, ठीक है। मतलब कैश बेसिस पे जो भी काम हो रहा है। अब वो कैश पेमेंट जो है वो मतलब फिजिकल कैश पेमेंट हो या फिर हमारा चेक वगैरह हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैश बुक की तरह ऑल रिसीप्ट, देखो चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, और वो डेबिट करना है। सिमिलरली ऑल एक्सपेंसेस चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, उसे हमें क्रेडिट करना है। इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर कैश और बैंक दोनों बैलेंस है, मतलब कैश इन हैंड जो हमारे पास रहता है और कैश एट बैंक जो बैंक में हमारा जो है बैलेंस है बिजनेस का, ठीक है। तो ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस ये दोनों से स्टार्ट होगा एंड एंड विद देयर क्लोजिंग बैलेंस, और खत्म होता है ये ओपनिंग कैश और बैंक का क्लोजिंग। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कैश इन हैंड नहीं है तो नहीं लिखेंगे, किसी का अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सारा ही कैश इन हैंड है। जैसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग वैसा करेंगे। बाकी हो सकता है कि किसी का बैंक अकाउंट नहीं, नॉर्मली आजकल बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, तो मान लो किसी के पास कैश इन हैंड नहीं, सारा ही बैंक ट्रांजैक्शन होता है तो कैश इन हैंड नहीं होगा। दिस अकाउंट इज यूजुअली नॉट ए पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम as it includes all cash and bank receipt and payments whether they are related to present, past or future, ठीक है। ये डबल एंट्री सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी 2022 है, अगर 2021 मतलब 2021 का अगर कोई इनकम या एक्सपेंसेस है जो कि आज परफॉर्म हुआ है 2022 में, तो भी हम लोग लिखते थे। 2023 का कुछ इनकम या एक्सपेंसेस है वो अगर पे हुआ है तो भी चला जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर कैश इनफ्लो आउटफ्लो का है तो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ नहीं देखा जाता है, ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये यूजुअली डबल एंट्री का पार्ट नहीं हुआ। सरप्लस और डेफिसिट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड कैन नॉट बी असर्टेन फ्रॉम दिस अकाउंट, क्योंकि ये तो हमें हेल्प करता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बताता है कि सरप्लस है
कि डेफिसिट है, ठीक है। सिंस इट शोज ओनली द कैश एंड बैंक पोजीशन एंड एक्सक्लूड ऑल नॉन कैश आइटम, कोई नॉन कैश आइटम यहाँ पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि है ही ये कैश बुक की तरह, यानी डेप्रिसिएशन जो कि एक नॉन कैश आइटम है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का खर्चा लिख तो देते तो नहीं है किसी को, जैसे सैलरी लिखते हो, किसी ना किसी को सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लिख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे रहे हो, ठीक है। प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा लिख रहे हो, खरीद के लेके आते हो वही खर्चा लिख रहे हो, रेंट देते हो रेंट का खर्चा लिख रहे हो। बट डेप्रिसिएशन का पेमेंट किसको करते हो? किसी को नहीं करते हैं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना कि एसेट जो है वो यूज में है। अगर यूज में है तो वो खर्चा हो रहा है, तो हर साल एसेट का यूज का जो खर्चा है वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। बट ये नॉन कैश आइटम है। क्यों? क्योंकि इसका पेमेंट हमें कभी नहीं करना पड़ता है। तो कैश बुक है, अगर ये कैश बुक की तरह है तो नॉन कैश आइटम कैसे इसमें रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम कभी इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये जो फीचर्स है यही वाला मेन है, ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के लिए। अब यहाँ पर देखो एक इलस्ट्रेशन 1 है, इसमें क्या बोला है? द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वेयर एंट्रेंस फीस, ठीक है, एक क्लब का डिटेल्स बता रहा है, ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट का। एंट्रेंस फीस है 300। अब क्लब है तो एंट्रेंस फीस उसका क्या होगा? कुछ नहीं बोला है, फिर भी हम लोग एजम्पशन ले लेंगे ना ठीक से कि रिसिप्ट हुआ होगा। एंट्रेंस फीस कौन मांगेगा? क्लब ही मांगेगा। क्लब में अगर एंट्री चाहिए तो एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा। मेंबरशिप फीस, ये भी क्लब का अर्निंग है। डोनेशन मिला है क्लब को तो ये भी क्लब का अर्निंग है। फूड स्टाफ सेल्स किया है क्लब ने तो ये भी इनका अर्निंग है। सैलरी एंड वेजेस तो देना पड़ा होगा, लोगों को रखा होगा स्टाफ को काम पे, तो ये इनका एक्सपेंसेस है। फूड स्टफ परचेज किया है तो ये इनका एक्सपेंसेस है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये इनका एक्सपेंसेस है। जनरल एक्सपेंसेस कुछ है, ये भी एक्सपेंसेस है। रेंट एंड टैक्सेस, ये भी नॉर्मली देखो रेंट एंड टैक्सेस का अगर हमें स्पेसिफिकली कुछ ना बताए, क्योंकि टैक्सेस है, अब टैक्सेस तो किसी का अर्निंग नहीं हो सकता है। अगर सिर्फ रेंट दे तो तुम लोग को लग सकता है कि रेंट अर्निंग है कि इनकम है, लेकिन कुछ नहीं बताता है तो ऑलवेज रेंट को हम लोग एक्सपेंसेस ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ तो रेंट एंड टैक्सेस बता दिया, और अगर रेंट एंड टैक्सेस बता रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि ये एक्सपेंसेस ही है, क्योंकि टैक्स थोड़ी ना किसी का अर्निंग होगा, टैक्स तो पे करना पड़ेगा, वो तो सिर्फ सरकार का अर्निंग होता है, गवर्नमेंट का अर्निंग होता है, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज काट लिया है 160 रुपीज, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया? एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब ये बैंक चार्जेस का भी देखो, बैंक चार्जेस अगर बोल रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस है ना। और बैंक कभी कभी अगर हमें इंटरेस्ट देता है, बैंक कभी कभी हमें इंटरेस्ट भी देता है, तो वो बैंक इंटरेस्ट लिखा हुआ रहता है, तो उसका मतलब अर्निंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। कैश इन हैंड 1 अप्रैल का बताया 200, मार्च 31 का 350, कैश इन बैंक अप्रैल 1 का 400, मार्च 31 का 590, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस। हमें क्या करने बोला है? प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, तो देखो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना हम यहाँ पर करके दिखाएंगे, ठीक है। तुम लोग अपनी कॉपी में सही से लिखो, हम इसको यहाँ पर नहीं करके दिखा रहे हैं, इन द सेंस यहाँ नहीं करके दिखा रहे, क्योंकि ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो हम लोगों का कंबाइनली क्वेश्चन होगा, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में जो है वो हमारा पूरा क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा सिर्फ एक रिसिप्ट पेमेंट आएगा, नॉर्मली नहीं आता है, आ भी सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कंप्लीट सम होगा उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर करने से क्या होगा, मुझे बार बार डेटा देखना नहीं पड़ेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है यहाँ पर दिखा रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी में करो जैसे करते हो। तो ये हो गया स्वराज क्लब के बुक्स में हमें बनाना है इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। ये लिख के तुम लोग इस तरह से करो, और यहाँ पर हो जाएगा रिसिप्ट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, फिर यहाँ पर हो जाएगा पेमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो एक बार लिख लो, ठीक है, फॉर्मेट जो एक बार लिख लो। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि इनको एंट्रेंस फीस मिला है, तो एंट्रेंस फीस अगर रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या होगा बोल सकते हो? अगर किसी को, अच्छा पहले तो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से स्टार्ट होगा, वो हमें लिख लेना चाहिए। तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, तो ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश हमारा एसेट होता है तो टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ओपनिंग कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है, तो कैश इन हैंड, ठीक है, और कैश एट बैंक दोनों ही है। तो चेक करते कितना कितना है, ये देखो 200 और ये हो गया 400, ठीक है, 200 और 400 यहाँ पर लिख देते हैं।
ये हो गया 200 और यहाँ पर हो गया 400, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखो एंट्रेंस फीस मिला है तो इसका एंट्री बता सकते हो क्या होगा। एंट्रेंस फीस अगर किसी को मिला है तो एंट्री क्या हो सकता है, ये अगर कैश बुक के तरह है, तुम लोग एंट्री बताओ, एंट्रेंस फीस मिलने का एंट्री क्या होगा, कोई भी बोलो। एंट्रेंस फीस मिलने, बोलो बोलो। कैश टू एंट्रेंस फीस, कैश टू एंट्रेंस फीस, तो ये क्या है, ये कैश बुक है, ठीक है। भले ही लिखा हुआ रिसीव पेमेंट अकाउंट, लेकिन तुम लोग एक ही चीज है क्योंकि नाम अलग है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि एनपीओ के लिए उस कैश बुक को रिसीव पेमेंट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। तो कैश टू एंट्रेंस फीस, अगर ये कैश बुक है तो यहाँ कैश अकाउंट हो सकता है, मतलब कैश बुक लिख सकते हैं। तो कैश टू एंट्रेंस फीस, तो हम लोग यहाँ पर क्या पोस्ट करेंगे, टू एंट्रेंस फीस, ठीक है। टू एंट्रेंस फीस कितना हो जाएगा 300, ठीक है। बेसिकली सारे रिसिप्ट इधर आते रहेंगे। अच्छा, इसीलिए मैंने यहाँ पर किया, छोटा सा क्वेश्चन है। मेंबरशिप फीस, ये भी इनका अर्निंग होता है, तो ये सब पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो एंट्रेंस फीस क्लब है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये एक्सपेंस थोड़ी ना होगा, ये इनका भी होगा। मेंबरशिप फीस, तो ये देखो मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 3000 आ गया। इसका भी सेम एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फीस। डोनेशन मिला है तो क्या हो जाएगा, टू डोनेशन, ठीक है। हम इसको थोड़ा यहाँ आगे करते हैं, टू डोनेशन, यहाँ होगा नहीं जगह, ठीक है। सर देखते हैं, तुम लोग लिखो, यहाँ पर हो जाएगा टू डोनेशन, ठीक है, टू डोनेशन हो जाएगा। ये आगे पीछे होना मुश्किल है, कम करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते, ठीक है। वो मैंने स्ट्रक्चर लिखा ना, इस वजह से जगह कम हो गया। हम फटाफट एक बार फिर से लिख लेते हैं। टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर हो गया कैश इन हैंड 200 और एट बैंक, ठीक है 400, ठीक है। अच्छा, टू एंट्रेंस फीस, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। एंट्रेंस फीस 300, टू मेंबरशिप फीस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मेंबरशिप फीस 3000। टू डोनेशन, डोनेशन कितना हो जाएगा, टू डोनेशन हो गया 10,000। फूड स्टफ इन्होंने सेल किया तो इनकम हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे फूड स्टफ, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू फूड स्टफ सेल्स, ठीक है। सेल करने से इनकम होगा तो इधर लिखना पड़ेगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फूड स्टफ, ठीक है। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस, ये पेमेंट करना पड़ा तो बाई सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, कितना हो जाएगा 1200। परचेज ऑफ फूड स्टफ, तो ये खर्चा है, तो बाई परचेज ऑफ फूड स्टफ, तो कितना हो गया 800। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये भी खर्चा है, बाई कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैविलियन, ठीक है, तो इसका खर्चा है 11,000। जनरल एक्सपेंस, तो ये भी खर्चा है, ऊपर लिख दे, ये तो जगह नहीं होगा। जनरल एक्सपेंस ये कितना हो गया 600। रेंट एंड टैक्सेस, ये भी खर्चा है, रेंट एंड टैक्सेस ये हो गया 400। बैंक चार्जेस, बाई बैंक चार्जेस कितना हो गया 160। अब ये क्लोज कैसे होगा, ये क्लोज होगा क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, अगर है तो है 400 और 590, ठीक है। तो ये लिख लेते एक बार 400 और 590, देखो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। 400 और 590 ये दोनों आ गया। अब तुम लोग बताओ क्या इसमें कोई हमारा बैलेंस आएगा, सोचो एक बार, क्या क्या किया है हम लोगों ने ओपनिंग जो हमारे पास पैसा था वो लिखा, और इस बार जो जो अमाउंट रिसीव हुआ वो लिखा, उसके बाद जो भी खर्चा हुआ वो लिखा, और ये भी दिखा दिया कि हमारे पास कितना पैसा बच रहा है। तो क्या कुछ क्लोज, मतलब ये क्या टैली हो जाएगा, बिना कैलकुलेट किए मुझे बताओ, क्या ये टैली हो जाएगा या फिर कुछ बैलेंस रह जाएगा, लॉजिकली सोच के मुझे बताओ। टैली हो जाएगा, टैली हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी तो लिख रखा है ना। हम लोग अगर कैश बुक बनाते हैं तो वहां से कैलकुलेट क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया। उस देखो पैसा नहीं आएगा तो खर्चा कैसे करोगे, ठीक है, पैसा आया फिर खर्चा किया हम लोगों ने, फिर कितना बचा। अब देखो टैली हो जाएगा 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 3000 प्लस 10,000 प्लस 1200, ये इधर था 15,100। अब हम माइनस करते हैं, टैली होगा तो जीरो हो जाना चाहिए। 600 माइनस 1200
-800 -11,000 -400 160 और 400 और ये रहा 540। ठीक है, 540 आ गया, 90 होना चाहिए, 590 होना चाहिए मेरा, 40 कैसे आ गया? मैंने कुछ गलत ऐड कर दिया ना। 200 + 400 + 300, एक बार देखो, 3000 10,000, सेम আসছে -50। अच्छा 1200 15,100। ठीक है, अच्छा इधर माइनस कर देते हैं, ये हो गया 600 1200 1800, अच्छा 1800 और इधर हो गया 800 800, अच्छा और क्या हो जाएगा 11,000, कुछ नहीं लिखा है क्या मैंने, कुछ रह गया होगा फिर 11,000, अच्छा 400 11,400, बैंक चार्जेस 160, बैंक चार्जेस 160 और ये हम लोग का हो गया क्लोजिंग जो है, मैंने शायद गलत लिखा होगा, देख लेते एक बार, 590 ये तो सही है, एक बार ये देख लेते 350, अच्छा एक बार चेक करते। ठीक है, मैंने लिखा है 400 और 590, चेक करते 400 और 590 है, अच्छा तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, एक्चुअली ये 400 नहीं होगा, देखो 400 भी हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 50 का जो है इधर उधर हो जा रहा है, एक्चुअली या तो ये 350 हो जाए तो हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस, तो अच्छा ये लिखना चाहिए था, 350 আছে তো। हाँ हाँ 350 है, मैंने ना ये वाला लिख दिया, इसी वजह से हमें तो क्लोजिंग लिखना चाहिए था ना, ये रहा क्लोजिंग, ये वाला दोनों क्लोजिंग है, 350 और 590, मैंने ये 400 लिख दिया इसलिए 50 का हमें गलत दिख रहा था। ठीक है, तो ये मैंने लिखते हुए यहाँ पर ये दोनों को लगातार लिख दिया, इस वजह से गलत हुआ, हमें तो क्लोजिंग लिखना है, मतलब हम लोगों को ये दोनों लिखना चाहिए था ना, इसी वजह से गलत हो गया। ठीक है, बाकी इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इस तरह का नहीं आता है, ये ऐसे आसान सा चीज नहीं आएगा, ये तो कैश बुक की तरह, इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में करवाया। ठीक है, अच्छा अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का लिमिटेशन बोला है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये होता है, सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका ये है कि ये ना तो पास्ट का सोचता है ना तो प्रेजेंट फ्यूचर, जो भी खर्चा जिस भी पीरियड का हो रिकॉर्ड कर लेता है। ये किसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, हमें यही नहीं पता चलता है कि अर्निंग जो है वो कौन सी पीरियड का है, क्योंकि सारी चीजों को इंक्लूड कर लेता है। और एक प्रॉब्लम है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैश रिसिप्ट में भी कोई भी डिफरेंस नहीं रखता है, इसी वजह से ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, ये देखो क्या बोला है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ द अबव अकाउंट इट इज अपीयर्ड दैट द इंक्रीज इन द कैश एंड बैंक increase in the cash and bank balance at the end of the year as compared to those in beginning does not truly represent the surplus for year, since it does not take into account the other important transactions such as cost of construction of pavilion within which is in excess of donation received, the outstanding subscription or those which were collected in advance। अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन अभी किया इसका सोल्यूशन तो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने कि हम लोग का ओपनिंग कैश बैलेंस जो था उससे देखो क्लोजिंग में ज्यादा हुआ, चाहे कैश इन हैंड देख लो तुम लोग या फिर बैंक बैलेंस देख लो। देखते हैं, देखो यहाँ पर ओपनिंग में था 200, क्लोजिंग में आया हम लोग का 350 और ओपनिंग में बैंक बैलेंस था 400 और हम लोग का क्लोजिंग में आया 590। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन नहीं ला सकते हैं कि बिजनेस में सरप्लस जनरेट हुआ है, क्यों, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किस हिसाब से बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैविलियन विच इज इन एक्सेस ऑफ डोनेशन रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट जो हुआ उससे मान लो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम किया क्योंकि एनपीओ है। ठीक है, ऐसे हम लोग डोनेशन वगैरह के हेल्प से ही काम स्टार्ट करते हैं। तो अगर डोनेशन से कोई ज्यादा पेमेंट, हमें ज्यादा खर्चा हमारा हुआ तो वो रिकॉर्ड नहीं होता है। आउटस्टैंडिंग कोई सब्सक्रिप्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होता है, कुछ एडवांस है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाता है सारे चीजों को। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो मैंने एक ही लैंग्वेज में तुम लोग को बताया कि ये पीरियोडिक वे से नहीं चलता है। तो पीरियोडिक वे से अगर नहीं चलेगा तो इसी पीरियड का ये एक सरप्लस है, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर सारे पीरियड का चीज इंक्लूडेड है। तो पर्टिकुलर इस पीरियड में बना है लेकिन इसी पीरियड का ये सरप्लस है ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये पास्ट फ्यूचर
और प्रेजेंट, तीनों को इंक्लूड कर लेता है। तो इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो इंक्रीज हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इस पीरियड के ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ है। ये किसका ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक है, देखो यहाँ पर ऑल पीरियड्स और ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों इसमें इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक है, वही एक ही चीज को बार बार बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो मेन चीज यही हो रहा है। देखो कंसेप्ट समझने से मतलब है हम लोगों को कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है, क्योंकि ये पीरियोडिकली नहीं बनता है, ये कैपिटल रेवेन्यू में डिफरेंस नहीं करता है, इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो अकाउंटिंग जो सरप्लस आ रहा है वो हम लोग नहीं बोल सकते कि ये ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, सरप्लस हो या डेफिसिट हो। ठीक है, इसी वजह से हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे कि मैंने बोला, ये इक्विवेलेंट टू क्या है, ये इक्विवेलेंट टू हम लोगों का पीएल होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग खर्चा कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखो यहाँ पर खर्चा जो है हम लोग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। ये सारे बात मैंने पहले ही बता दिया तुम लोग को। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा रेवेन्यू नेचर का, यानी जो 1 ईयर के लिए इंपैक्टफुल होता है वही रेवेन्यू नेचर का, इनकम हो या एक्सपेंस, वही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर फिर से डिटेल्स में बोला है। ठीक है, तो ये तो मैथ है तो बोलेगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। देखो फीचर्स में यहाँ पर क्या बोला है कि जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो एक रेवेन्यू अकाउंट है। ठीक है, प्रीपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फॉर फाइंडिंग आउट सरप्लस और डेफिसिट, जैसे पीएल बनता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए। ये प्रिपेयर किया जाता है मैचिंग कंसेप्ट के साथ, मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड कंसर्न। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है कि जितना हमारा सेल होता है, ठीक है, जैसे देखो मैचिंग कंसेप्ट को कैसे समझाए, मान लो कि 10 यूनिट, देखो मान लो कि हम लोगों ने 10 यूनिट खरीदा था 2 रुपीज करके, यानी 20 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा था, फिर उसमें से हम लोगों ने 8 यूनिट बेच दिया। ठीक है, कितना करके, 5 रुपीज करके, तो 40 हो गया। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 8 यूनिट बेचा है, एक एक यूनिट पे 3 रुपीज करके हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो 24 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बोल रहा है कि 24 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होता तब हम लोग ऐसे बोलते 10 यूनिट्स खरीदा 2 रुपए करके, 20 रुपीज हम लोगों ने अपने पॉकेट से खर्चा किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने 8 यूनिट्स जो है वो बेच दिया। ठीक है, 8 यूनिट्स बेच दिया है हम लोगों ने 5 रुपीज करके। ठीक है, तो 8 यूनिट्स चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, नहीं सॉरी, इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 यूनिट्स, इसको कैसे समझाए, 8 यूनिट्स जो है ये सेल हो गया, 8 यूनिट्स 2 रुपीज वाला 16 रुपीज, मतलब इसका जो कॉस्ट था, ठीक है, 16 रुपीज जो कॉस्ट था वो 16 रुपीज वाला चीज अगर 40 में सेल हुआ तभी तो जाके ये प्रॉफिट दिख रहा है 24 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग ये होता है मैचिंग कंसेप्ट कि 8 यूनिट के साथ 8 यूनिट का मैच कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितना यूनिट सेल हुआ उतने यूनिट का ही हम लोग प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बाकी 2 यूनिट को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में दिखा देंगे। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोगों ने 20 रुपीज का चीज खरीदा और 8 यूनिट जो है वो बेच दिया, मतलब 16 रुपीज का बिक गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, मतलब 8 यूनिट बिक गया, तो हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पर 4 रुपीज का सामान बचेगा। हाँ वो तो होगा 2 into 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ठीक है, छोड़ो ऐसे नहीं। तो बेसिकली बात ये होता है कि हमें कैसे प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना पड़ता है, जितना यूनिट हम लोगों ने बेच दिया है, ठीक है, 8 यूनिट हम लोगों ने अगर सेल किया है, 8 यूनिट का जो कॉस्ट है, 8 यूनिट का कॉस्ट जो है दैट इज 16, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। ये हो गया 8 यूनिट का सेल वैल्यू, ये हो गया 8 यूनिट का कॉस्ट वैल्यू। तो कॉस्ट और सेल्स वैल्यू में हमें मैचअप करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। तो 8 यूनिट का ही हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, तभी हम लोग सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे कि 8 यूनिट का अगर कॉस्ट वैल्यू 16 हो रहा है और उसको हम लोगों ने 40 में बेचा है, तो एक्चुअली हम लोगों ने 24 रुपीज प्रॉफिट कमाए, जो कि मैंने यहाँ पर यूनिट करके तुम लोग को दिखाया, दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। तो हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पे रेवेन्यू को मैच करना है। रेवेन्यू जनरेट हुआ है 40 रुपीज, ठीक है, और इस रेवेन्यू को जनरेट करने में हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 20 रुपीज का खर्चा हुआ है। ठीक है, इस रेवेन्यू को जनरेट करने में हमारा खर्चा हुआ है 16 रुपीज, इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने 20 रुपीज का खर्चा किया है। ठीक है, लेकिन 20 रुपीज का खर्चा जो हुआ है उससे हम लोगों ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो है 40, मतलब 40 रुपीज का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो रिलेटेड टू 16 रुपीज है, और बाकी 2 यूनिट हमारा क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है,
हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 40 रुपए का सेल्स जनरेट करने पे 20 रुपीज का खर्चा हुआ ना, क्योंकि दो यूनिट बच गया है, ये जनरेट करने में 16 रुपीज का खर्चा हुआ है। इसको बोला जाता है मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड कंसर्न, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही बनता है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स आर एक्सक्लूडेड। अगर किसी कैपिटल नेचर का इनकम या एक्सपेंसेस है उसे एक्सक्लूड कर लो, जैसे कि मान लो फर्नीचर खरीदा तो यहाँ नहीं लिखना है, या फिर लैंड खरीदा यहाँ नहीं लिखना है, या फिर इन्वेस्टमेंट खरीदा तो यहाँ नहीं लिखना है। तो उसी तरह से बोल रहा है ओनली करेंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस हमें दिखाना है। सरप्लस एंड डेफिसिट हम लोग जो भी आएगा इस अकाउंट को बैलेंस करके, वो जैसे हम लोग प्रॉफिट जनरेट होता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे पार्टनरशिप का देख लो या फिर सोल प्रोप्राइटर का देख लो या कंपनी अकाउंट्स का देख लो, है ना। कंपनी अकाउंट्स का आज के डेट पे जो फॉर्मेट चल रहा है वहां कैपिटल के बाद, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व सरप्लस के हेड में हम लोग प्रॉफिट वाला पोर्शन दिखाते हैं। पार्टनरशिप में भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल और अलग से प्रॉफिट दिखा देते हैं, और जो सोल प्रोप्राइटर है उनका क्या करते हैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस हुआ माइनस नेट लॉस दिखाते हैं। तो उसी तरह से सरप्लस हो या डेफिसिट हो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड या डिडक्ट, ये हुआ तो ऐड, डेफिसिट हुआ तो डिडक्ट, ये करना पड़ेगा। और इनका जो कैपिटल है, इनके कैपिटल को बोला जाता है कैपिटल फंड। इसका भी लॉजिक है, क्यों फंड ऐड कर दिया गया, फंड मतलब होता है लाइबिलिटी, क्योंकि ये इन्होंने खुद से नहीं लगाया है, ये जो है ये इन्होंने डोनेशन, ठीक है, या फिर सब्सक्रिप्शन या फिर इस तरह के किसी चीजों से कलेक्ट करके कैपिटल बनाया है, मतलब लोगों ने हेल्प किया होगा, ठीक है, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, तो किसी हेल्प से ही बनता है, चाहे सरकार के हेल्प से हो, चाहे आसपास की किसी लोगों के हेल्प से हो। तो कैपिटल इसीलिए फंड बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा खुद का पैसा नहीं है। बिजनेस करने से हम लोग खुद घर से पैसा लेके जाते हैं, वो भी हमारा लाइबिलिटी होता है, कैपिटल तो होता ही है लाइबिलिटी, लेकिन कैपिटल फंड इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये फंड से बना है, ठीक है, ये फंड है, ठीक है, फंड का मतलब होता है लाइबिलिटी, कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी। तो कैपिटल लाइबिलिटी होता है तभी तो तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ, कंपनी अकाउंट बनाओ, पार्टनरशिप बनाओ, वो लाइबिलिटी पे ही लिखा जाता है। लेकिन इसको यहाँ पर बोलेंगे कैपिटल फंड, क्योंकि ये फंड से रेज होता है कैपिटल, ठीक है, ये जो मतलब ओनर कोई नहीं होता है, ये सब मिलके करते हैं। एक्चुअली पर्टिकुलर कोई ओनर हो भी सकता है कि किसी ने पहले सोचा फिर उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ, वो भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये कैपिटल जो है ये फंड से रेज होता है, इसीलिए इसको सिर्फ कैपिटल नहीं बोलना है, हमें बोलना है कैपिटल फंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जितने भी एनपीओ है, अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एनपीओ के बारे में बोला हुआ है कि किस तरह से इनका लीगल प्रोसेस वगैरह है, वो सेक्शन 8 में बताया गया है, ठीक है। आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, मतलब शेड्यूल 3 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 3, ये वाला ऐसे करके जो तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो ना कंपनी का, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स, फिर यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, 12 में तो किए होंगे, तो ये होता है शेड्यूल 3 फॉर्मेट में कंपनी अकाउंट्स को रेडी करना। तो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 हमें बोल रहा है कि हमें भी शेड्यूल 3 को मेंटेन करके ही एनपीओ करना चाहिए, ठीक है, ये बता रहा है। लेकिन हमें फिलहाल ये फॉलो करने का जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग नॉर्मल टी शेप में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रजिस्टर है तभी होगा उसके ऊपर एप्लीकेबल, ठीक है। अगर कोई एनपीओ ने खुद को रजिस्टर करवाया है सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, तब उनके लिए मैंडेटरी है शेड्यूल 3 के बेसिस पे उनका फाइनल अकाउंट्स को रेडी करना, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम फिर से दिया है, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया। हमें कुछ इनकम का सोर्सेस यहाँ पर देखो एक दो पढ़ सकते हो। हॉस्पिटल वालों का क्या होता है, मेडिसिन बेच के, ठीक है, टेस्ट वगैरह कुछ करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसका अर्निंग हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब का स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के, टूर्नामेंट का खर्चा वगैरह, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिया है कि इनका सोर्सेस ऑफ इनकम क्या हो सकता है, ये तुम लोग अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टिंक्शन फिर से दिया है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, जो कि मैंने बार बार बोला, ठीक है, इसको और क्या बोलेंगे। अब हम लोग चलो, अब हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 2। इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 42,000, it includes 1600 for 2019 and 600 for 2021. Also 3000 has still to be received for 2020. Calculate the amount to be credited to income and expenditure account in respect of subscription. इसका मतलब क्या हो गया, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट
वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो क्रेडिट होगा। कहाँ होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये सोचो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसका ये डेबिट साइड, इसका ये क्रेडिट साइड, यहाँ पर आना चाहिए कौन सा? किस चीज का अमाउंट? सब्सक्रिप्शन का, बाय सब्सक्रिप्शन। और होगा भी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो अर्निंग होता है। एनपीओ का सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, ठीक है। अगर सब्सक्रिप्शन इनका अर्निंग है तो कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए? अगर ये सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है? 2020 में सब्सक्रिप्शन कैश में मिला था इतना, जिसमें से इसमें से 1600 जो है वो 2019 का था, 600 जो है वो 2021 का था, ठीक है। तो also 3000 has still to be received for 2020। 2020 में और भी 3000 मिलना चाहिए, ऐसा बोला है। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो पीरियोडिक बेस से जाता है, तो वो चाहेगा कि मेरे, हम वही चीज यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहेंगे जो मेरे मतलब रिगार्डिंग रेस्पेक्टिव ईयर के लिए होगा। तो मुझे अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है वो 2020 का बनाना है, तो मुझे सिर्फ 2020 का ही जो है इनकम को रिकॉर्ड करना है, उसके प्रीवियस वालों का भी नहीं करना है और उसके फ्यूचर वालों का भी नहीं करना है। तो हम लोग इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो देखो, इस चीज को हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर सकते हो, एक होता है अकाउंट बना के कर सकते हो। अब ये वाला हम दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 2, ठीक है। हम लोग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन क्या है? एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी एनपीओ वाले ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लिए सब्सक्रिप्शन इनका इनकम होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव होने का एंट्री क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव होने का एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन रहा है 2020 का। तो अगर कैश रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, या तो लिखो कैश टू सब्सक्रिप्शन, या तो लिखो बैंक टू सब्सक्रिप्शन। अब कैश में हुआ है तो कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो इसका पोस्टिंग कर देते हैं बाय कैश, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 42,000। अच्छा, अब इसमें से बोल रहा है 42,000 मिला हमें, ठीक है, लेकिन 1600, इसके अंदर 1600 रुपीज ऐसा है जो कि 2019 का था, यानी 2019 में ये पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तभी तो 2020 में दिया है। 2020 में टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 42,000। इसका मतलब यहाँ पर उसके बाद बोल रहा है कि इसमें से 1600 पिछले साल का था, 2019 का था। इसका मतलब 2019 में 1600 सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग रख दिया था किसी ना किसी ने, ठीक है। तो अगर ये मेरा इनकम है, अगर नहीं कंफर्म ये मेरा इनकम है, तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग था तो वो एनपीओ के लिए क्या होगा? उस क्लब के लिए या फिर उस एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा? एसेट या लाइबिलिटी? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एसेट हो सकता है या लाइबिलिटी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम है, तो अगर मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम था तो वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट होगा कि लाइबिलिटी होगा? बताओ। ये 1900 हमारे लिए क्या होगा? जो सॉरी 1600 हमारे लिए क्या होगा? बताओ। एसेट होगा। एसेट होगा, ठीक है। तो अगर एसेट होगा तो इसका ब्रॉड डाउन क्या होना चाहिए? क्योंकि 2020 का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 2090 का कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो वो अभी हमारे लिए ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये किधर ब्रॉड डाउन होना चाहिए? ओपनिंग एसेट, तो टू साइड में होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो टू बैलेंस बीटी, ठीक है। हमें 1600 रिसीवेबल था, ठीक है, 1600 रिसीवेबल था, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 2019 का भी इसमें इंक्लूडेड है, 42,000 में 2021 का भी इंक्लूडेड है, कितना? 600। तो ये तो प्रीपेड हो गया। ईयर चल रहा है 2020, हम लोगों ने 2021 का अर्निंग अभी से ले लिया है, मतलब हम लोगों का क्या हो गया है? एडवांस रिसिप्ट, एडवांस इनकम रिसीव करने से उसे क्या बोला जाता है? लाइबिलिटी बोला जाता है ना। तो एडवांस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्या है? ओपनिंग है कि क्लोजिंग? क्योंकि हमारा ईयर 2020 चल रहा है और हम लोगों का एडवांस लाइबिलिटी बन रहा है 2021 का, तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का क्लोजिंग हो जाएगा। ओपनिंग तब होता अगर 2019 से रिलेटेड होता, तो क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग लाइबिलिटी हम लोग कहाँ लिखे? देखो, ओपनिंग एसेट इधर होता है तो क्लोजिंग एसेट इधर होगा, ओपनिंग लाइबिलिटी इधर होगा, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है, तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना हो जाएगा? 600। हम लोगों ने 600 का जो है लाइबिलिटी
हमारा जनरेट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस में 600 ले लिया है, जबकि अभी तक 2021 नहीं आया। फिर बोल रहा है 3000 स्टील टू बी रिसीव्ड फॉर 2020 जो जिस साल का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं उस साल का ही हमें 3000 अभी भी मिलना बाकी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल का एसेट है। क्यों आउटस्टैंडिंग मेरा एसेट हो रहा है, क्योंकि ये इसका नेचर क्या है, इनकम है। तो ये मेरा ओपनिंग एसेट था, तो ये मेरा क्लोजिंग एसेट हो जाएगा। तो बाय बैलेंस सीडी, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 3000, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको टोटल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 45,000 यहाँ पर हो गया 45,000। अच्छा अब माइनस कर दो, 45,000 माइनस हो जाएगा 2,100, कितना होगा देखते हैं। 45,000 माइनस 2200 42,800, ठीक है। ये आ गया 42,800। ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से इसको मेंटेन किया, इससे हमारा क्या हुआ, हमें सिर्फ और सिर्फ जिस साल का जो खर्चा है वो पता चला, ठीक है। जिस साल का जो इनकम है वो पता चला। 2020 में एक्चुअली हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम इतना होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, हम लोग और एक तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग ऐसे सिंपल बोल सकते हैं, अगर इसको एक बार टाइमलाइन के साथ ड्रॉ करके देखो, ये कंसेप्ट भी ना पता होना चाहिए। क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इतने सारे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रहेंगे ना, फिर तुम लोग एडजस्ट नहीं कर पाओगे अगर ये प्रोसेस नहीं पता होगा। ये कुछ नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। तो ओपनिंग एसेट इधर आता है, क्योंकि ओपनिंग अगर कुछ एसेट है तो वो तो टू बैलेंस बीडी होगा, तो उसका क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। और अगर कोई ओपनिंग लायबिलिटी होता तो वो ऐसे होता, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लायबिलिटी होता, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। और ये क्या हो गया, ये क्लोजिंग लायबिलिटी हो गया। इसको लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ये हो गया ओपनिंग एसेट। क्यों एसेट हुआ, क्योंकि ये मेरा इनकम नेचर का था। और ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एसेट, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया ओपनिंग लायबिलिटी। लायबिलिटी क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग जिधर होगा उसका जस्ट ऑपोजिट क्लोजिंग साइड में होगा, क्लोजिंग लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस पे इनकम कर रखा है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइमलाइन के साथ समझे, तो हमें 2020 का क्वेश्चन करना है। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ है 2020, ठीक है। ये था 2019 ईयर, ये हो गया 2020 और ये हो गया 2021। हम लोग को यहाँ का अकाउंटिंग करने के लिए बोला गया था, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 42,000, लेकिन ये नहीं बोला कि ये 42,000 जो है ये कब का है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर टोटल रिसीव हुआ है, लेकिन इसमें से 1600 इस पीरियड का था जो हम लोगों ने यहाँ रिसीव किया, और उसके साथ साथ इसके अंदर 600 ऐसा अमाउंट है जो कि यहाँ का था, ठीक है। 600 यहाँ का है, तो ये दोनों हमारा एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। 1600 और 42,000 ये हम लोगों का, सॉरी 1600 और 600 ये हमारा एक्सक्लूड हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग सिर्फ हमारे करंट पीरियड का दिखाते हैं। तो हमें 2020 का बनाने बोला, ये हमारा करंट पीरियड है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर का पैसा रिसीव किए हो तो लेस करो, तो 42,000 में से हम लोग 600 लेस कर देते हैं। पास्ट का पैसा रिसीव किए हो, लेस करो, 1600 लेस कर देते हैं। और एक पॉइंट बोला था कि 3000 इसी साल का है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं किया, मतलब 42,000 इसमें से तो ये सब रिसीव हम लोगों ने लेस कर दिया। अब 3000 क्या बोल रहे हैं, 3000 इसी साल का है, इसी साल का है, बट अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं किया, हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग, लेकिन है तो इसी साल से रिलेटेड। अगर इसी साल से रिलेटेड है तो हम लोग को ऐड करना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को 42,000 नहीं, उसमें और भी 3000 मिलना चाहिए था, क्योंकि ये इसी साल का था। तो अब इसको अगर एडजस्ट करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, 42,000 प्लस 3,000 45,000 माइनस ये हो जाएगा 600 माइनस 1600, यानी कि 42,800। और ये देखो ऐसे करने पे हमें क्या पता चला, पता है हमारा 2020 का एक्चुअली अर्निंग कितना होना चाहिए, और वही इस तरह से आ गया। अब देखो अगर हम लोग प्रीवियस का इनकम आज रिसीव करें, मतलब प्रीवियस टाइम पे नहीं किए थे, जबकि ये प्रीवियस पीरियड का इनकम है, तो इसका मतलब इनकम हमारा है लेकिन हमें नहीं मिला, तो ये हमारे लिए एसेट है, रिसीवेबल मोड में है, एसेट है। तो ये इसीलिए मैंने टू बैलेंस बीटी लिखा, ठीक है।
आप देखो ये 42,000 हमें रिसीव हुआ तो मैंने यहाँ पर बाय कैश लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो 3,000 हमें मिलना चाहिए इस बार का, लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया, क्योंकि अर्निंग है ना ये, तो ये देखो क्लोजिंग एसेट। अच्छा अब 2021 का पैसा रिसीव कर रखा है इस साल 20 में, तो ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ से माइनस कर दिया। अब इसको अगर और भी थोड़ा सा एनालिसिस करें इस पॉइंट को, तो जब हम लोग ये फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे ना, मतलब एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तब ये देखो अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगा। ये जो बाय कैश लिखे हो ये एक्चुअली कहाँ जाएगा पता है, ये जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ये नहीं देखा कि 42,000 में जो रिसीव हुआ है वो पास्ट का था, फ्यूचर का था, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ना, इसका मतलब ये रिसीप्ट पेमेंट, ये कैश बुक से लिया गया आइटम हो गया। अच्छा अब ये जो है ये है क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये है क्लोजिंग एसेट। तो यहाँ पर दो बैलेंस शीट बनेंगे, ठीक है। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें कैपिटल फंड गिवन नहीं होता है, कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, इसीलिए एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये हमारा चला जाएगा कहाँ पर, ये हमारा चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये जो दिख रहा है तुम लोग को, देखो ये हम लोग का चला जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो मैंने दो तरीके से ही बता दिया, तुम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना करके आना है, बट ये ड्रॉ करके मैंने समझाया कैसे होगा, और ये अकाउंट के बेसिस पे मैंने समझाया। तो अकाउंट्स में क्या हो, हम लोगों ने कैश रिसीव किया तो उसका एंट्री कर दिया, जो कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जैसा होगा, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कैश रिकॉर्डिंग हुआ है ना। कौन से पीरियड का है हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि 42,000 को अगर स्प्लिट करते हैं, देखो अगर 42,000 को हम लोग स्प्लिट करेंगे ना, तो 1600 कब का होगा पता है, 1600 होगा 2019 का, ठीक है। 2021 का कितना होगा, 600 होगा, और बाकी जो अमाउंट है, बाकी अमाउंट कितना हो जाएगा देखते हैं। देखो 42,000 माइनस 2200, तो 39,800 होगा 2020 का। फिर तुम लोग सोचोगे फिर मैम ये तो अलग आ गया, ये 42,800 आ गया, जबकि आप बोल रहे हो कि 2020 का 39,800 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मैंने कैश रिसिप्ट दिखाया, लेकिन इसमें और भी तो 3,000 हमें मिलेगा, 3,000 हमें मिलना चाहिए, जो कि आउटस्टैंडिंग है। 39,800 में 3,000 ऐड करो, देखो 42,800 आ गया। लॉजिक समझो, ठीक है। लिख के तो हम लोग लिख ही देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर इसको स्प्लिट नहीं भी करते तो भी तुम लोग का अकाउंट बन ही जाता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि 42,000 में अगर 1600 ये वाला था जो हमें मिला, 600 हम लोगों का ये लाइबिलिटी हो गया, तो इसका मतलब बैलेंस करने से तो दिख रहा है 2020 का 39,800 होना चाहिए। फिर हम लोग क्यों बोल रहे हैं 2020 का ये होना चाहिए? एक्चुअली 39,800 रिसिप्ट हो चुका है कैश फॉर्म में, और 3,000 नहीं दिया है किसी ने, एक जन हो या 4 जन हो, वो तो हमें नहीं पता पर हेड कितना सब्सक्रिप्शन था। तो ये 3,000 जो है ये यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बनता है एक्रूअल बेसिस पे, ये कैश बेसिस पे अगर बनता तो 39,800 ही दिखाना पड़ता है ना। तो इसीलिए देखो पूरा यहाँ पर हम लोग लॉजिकली इसको समझ सकते हैं पूरे चीजों को, कि कहाँ पर क्या जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाता है, क्लोजिंग में क्या जाता है, क्या एसेट होता है, क्या लायबिलिटी होता है। पूरे चीजों को मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किया। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया है। अच्छा अब देखो यहाँ पर तो अलग अलग मेथड से कर रखा है, हमें इतने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखो जो अभी हम लोगों ने सीखा उसके हेल्प से हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, सपोज सैलरी पेड। अब देखो सैलरी का बात हो रहा है, वहां हो रहा था सब्सक्रिप्शन, तो सैलरी का मतलब एक्सपेंस हो गया, ठीक है, पेड है इसी वजह से, और वो था सब्सक्रिप्शन यानी इनकम था। सैलरी पेड ड्यूरिंग 2020 में 23,000, 2020 में सैलरी पे किया गया है 23,000। द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, सैलरी अनपेड रखा गया है 1400। अगर हम लोगों ने अपना एक्सपेंसेस टाइम पे नहीं पे किया, अनपेड किया, तो ये लायबिलिटी हो गया। प्रीपेड किया है तो ये एसेट हो गया, अगर हम लोगों ने एडवांस में सैलरी दे दिया तो ये एसेट हो जाएगा। फिर अनपेड है तो लायबिलिटी है, ठीक है। फिर प्रीपेड है तो एसेट है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कुछ तो हमारा क्लोजिंग है, कुछ हमारा ओपनिंग है, ठीक है। जैसे 31 मार्च 2019 और ये है 31 मार्च 2020, तो ये क्लोजिंग
ये दोनों और ये दोनों ओपनिंग, ठीक है। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। हमें ये बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट लिखना चाहिए, डेबिट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड सो आल्सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट, ठीक है। तो हम एक ही लेजर अकाउंट से दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग सैलरी के खर्चे को यहाँ पर दिखा सकते हैं, मतलब इनकम एक्सपेंसेस में कितना, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा, जैसे यहाँ पर आया तो वहां पर कितना आएगा वो हमें दिखाना है। तो देखो इलस्ट्रेशन 3, तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरी अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब सैलरी जो है, सैलरी हम लोग का एक्सपेंसेस था, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस एसेट कब होता है, अगर हम लोग प्रीपेड करेंगे तो, ठीक है। एक्सपेंसेस तो एसेट तभी होगा अगर हम लोग प्रीपेड करेंगे। तो एसेट साइड में कितना ब्रॉट डाउन होगा, 400, क्योंकि हम लोगों ने 400 प्रीपेड किया है। तो टू बैलेंस बीडी, ये हो गया 400। अब ये नेचर था इनकम का, इसीलिए ये हुआ था ओपनिंग एसेट, ठीक है। ये इनकम हो गया किस चीज का, ये हो गया एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस में एडवांस जो है, यहाँ पर देखो ये था आउटस्टैंडिंग, ये चीज को समझो, ये था आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 1600 नहीं दिया था प्रीवियसली, फिर उसको एसेट में लिखा, लेकिन ये तो ये वाला 400 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रीपेड है, ठीक है। तो प्रीपेड एसेट हो गया, इधर आउटस्टैंडिंग एसेट हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये था इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट है, लेकिन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी होगा, और एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो एसेट होगा। तो ये नेचर तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो टू बैलेंस पीडी ये हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं ओपनिंग एसेट, ठीक है। ये ओपनिंग एसेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोल रहा है प्रीपेड किया गया है 400, ये लिख दिया, और अनपेड है 1400 ओपनिंग का। अनपेड मतलब लायबिलिटी हो जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, ये हो गया 1400, ये क्या हो गया ओपनिंग लायबिलिटी। और ये क्या था, ये आउटस्टैंडिंग था, लेकिन यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्या है, कौन सा नेचर है अकाउंट का। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, सैलरी पे हुआ था 23,000, उसका एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू कैश, ठीक है। तो ये हो गया 23,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अनपेड है एंडिंग में 1800, अगर सैलरी अनपेड रखा है तो लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी क्लोजिंग किधर लिखेंगे, तो लायबिलिटी इधर ब्रॉट डाउन होता है, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग इधर होगा, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग लायबिलिटी। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो नॉर्मल रूल्स है, इधर एसेट इधर लायबिलिटी। लेकिन हम लोग कौन सा डेटा बुक करेंगे वो तो डिपेंड करेगा कि खर्चा मतलब एक्सपेंसेस का अकाउंट बन रहा है कि इनकम का अकाउंट बन रहा है। तो 1800 हो गया इधर, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक प्रीपेड भी है, तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग, प्रीपेड मतलब एसेट, क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस था प्रीपेड किया है, तो क्लोजिंग एसेट है ना, क्लोजिंग एसेट, और इसका वैल्यू है हम लोग का 600, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं, तो इधर क्लोज हो जाएगा 23,400 प्लस 1800, तो ये हो गया 25,200। अच्छा, 25,200 माइनस 2000, तो यहाँ पर आ जाता है 23,200, तो ये 23,200 आ गया। अब ये हो जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये बाई साइड में क्यों आ गया, एक्सपेंसेस है। सोचो पीएल में क्या लिखते हो, टू सैलरी लिखते हो कि बाई सैलरी, टू सैलरी लिखते हो ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या पोस्ट होगा, टू सैलरी पोस्ट होगा। एक्सपेंसेस है तो बाई साइड में ही आएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस है तो बाई साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ये अर्निंग है तो ये टू साइड में आ गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से हुआ। तो इसका मतलब देखो, इसको भी हम बता सकते हैं स्प्लिट करके कि कैश हम लोगों ने कैश पेमेंट किया है सैलरी का 23,000, लेकिन उसमें से देखो हम लोगों का प्रीवियसली 1400 बाकी था, और हम लोगों का करेंटली जो है ये हम लोग का बाकी था, और ये हम लोगों ने एडवांस किया था, ठीक है। तो जो एडवांस किया था वो इस पीरियड से रिलेटेड होगा, जिस पीरियड का हम लोग अकाउंटिंग बना रहे हैं, ठीक है। जो एडवांस है वो इस पीरियड से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब 400 जो प्रीवियसली पे हुआ था वो इस ईयर को इंक्लूड करेगा, ठीक है। और जो ओपनिंग लायबिलिटी है वो हम लोगों ने पे नहीं किया होगा, ठीक है, इसीलिए वो ओपनिंग लायबिलिटी था। उसके बाद यहाँ पर देखो क्लोजिंग लायबिलिटी आ गया हम लोग का कितना 1800, मतलब ये भी इस साल से रिलेटेड है, हम लोगों ने पे नहीं किया और ये हम लोगों ने एडवांस पे किया, ठीक है।
तो इसको भी तुम लोग स्प्लिट करके देख सकते हो। स्प्लिट करने से ऐसे ही आ जाएगा। ये देखो हम लोग का 23,000 कैश रिसिप्ट दिख रहा है, 23,200 कैसे होगा? ये देखो 23,000 हम लोग को मिला, लेकिन उसमें से 1400 प्रीवियस ईयर का बाकी था, तो प्रीवियस ईयर का ऑब्वियसली पे हो गया 1400, और इस साल का 400। ये जो 23,000 मिला है, लेकिन इस साल हमें 400 कम पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियसली पे कर दिया, लेकिन हमें इस साल का अर्निंग एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो इस साल के एक्सपेंसेस में 400 भी आना चाहिए। क्यों 400 आना चाहिए? क्योंकि 400 भले ही हम लोगों ने प्रीवियसली पे कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड का खर्चा कैलकुलेट करना है ना, तो इस पीरियड का खर्चा है 400, ठीक है। इस पीरियड का खर्चा कौन सा नहीं है? 1400 नहीं है। इस पीरियड का खर्चा कौन सा है? 1800, लेकिन इस पीरियड का खर्चा कौन सा नहीं है? 600 नहीं है, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग को 23,200 मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस तरह से एनालिसिस करके हमें देखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है। इलस्ट्रेशन 3 तो हुआ हम लोग का। अब इसके बाद बैलेंस शीट बोला है, ठीक है। बैलेंस शीट में जैसे मैंने पहले ही बोला कि बैलेंस शीट में हम लोग जो कैपिटल को लिखेंगे उसे ऐसे कैपिटल फंड बोल के हमें लिखना पड़ेगा, और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हमें गिवन नहीं होगा। हम लोग चेक करेंगे हमारा टोटल एसेट कितना है और टोटल लाइबिलिटी कितना है, इसमें जो मिसमैच होगा, ठीक है, जितना कम बैलेंस आएगा वही बैलेंस को हम लोग कैपिटल फंड लिखेंगे। ये हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। नॉर्मली कैपिटल फंड कैसे बन सकता है कि मेंबर लोग जो मिलके ये कुछ चैरिटेबल चीज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पैसा दिया होगा, ठीक है, थ्रू लीगेसीज मिल सकता है, स्पेशल डोनेशन मिल सकता है, एंट्रांस फीस से मिल सकता है, एक्यूमुलेटेड सरप्लस ओवर द इयर्स, मतलब सरप्लस जमा होते होते जो हुआ उसको कैपिटल में ऐड करते करते कैपिटल फंड बना। If however members have not contributed any amount, it shall be termed as accumulated fund instead of capital fund, ठीक है। अगर मेंबर्स कुछ पैसा नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेटेड फंड इंस्टेड ऑफ कैपिटल फंड। तब उसे कैपिटल फंड नहीं बोला जाएगा। अगर कोई एनपीओ में जो भी मेंबर है जो उस एनपीओ को चला रहे हैं उन्होंने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो उसका टर्म हो जाता है एक्यूमुलेटेड फंड, ठीक है। और अगर उन्होंने डोनेट किया है कुछ तो उसको बोलेंगे कैपिटल फंड। सरप्लस और डेफिसिट जो है वो हम लोग ऐड या लेस कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। अच्छा, अब देखो क्या क्या इनका अर्निंग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, डोनेशन, ठीक है, डोनेशन इनका अर्निंग हो सकता है। डोनेशन कैसा होगा? डोनेशन को हम लोग रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस मे हैव बीन रेज्ड आइदर फॉर मीटिंग सम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। Those intended for the first mentioned purpose are credited directly to the income and expenditure, but others, if the donors have declared their specific intention, then they are credited to the special fund and in the absence thereof to the capital fund account। मतलब क्या बोला है? अगर मान लो किसी ने डोनेशन दिया, ठीक है, तो डोनेशन को कहाँ दिखाएं? डोनेशन तो एक इनकम है, ठीक है, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में तो दिखा देंगे टू डोनेशन बोल के, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वहां कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर और कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो डोनेशन मिला क्या वो इनकम एक्सपेंडिचर में एज ए इनकम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है कि डोनेशन जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं रेवेन्यू खर्चे पे करने के लिए या फिर कैपिटल खर्चे पे करने के लिए। तो रेवेन्यू या कैपिटल नेचर जो भी हो हम लोग डोनेशन को इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं, ये बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कैपिटल खर्चा पे करे कि रेवेन्यू खर्चा पे करे, वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है कि डोनेशन के पैसे से फिक्स्ड एसेट खरीदा गया या सैलरी पे किया गया, वो हो सकता है कुछ भी। तो क्या हमें इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना चाहिए? हाँ, हम लोग डोनेशन को इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हैं अगर सिर्फ डोनेशन है क्वेश्चन में। लेकिन अगर डोनेशन के आगे दे रखा है कुछ स्पेसिफिक नाम, जैसे मान लो डोनेशन फॉर कंप्यूटर परचेज, ठीक है, मान लो किसी ने स्कूल में डोनेशन दिया और बोला कि इस डोनेशन के पैसे से कंप्यूटर ही खरीदो स्टूडेंट लोगों के लिए, कुछ और चीजों पे यूज मत करो। तो अगर जो डोनर है वो अपना स्पेसिफिक इंटेंशन बता देता है तो वो लायबिलिटी बन जाता है। तो ऐसे डोनेशन जो है वो इनकम हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोल देगा कि मैंने जो डोनेशन किया उसको कंप्यूटर खरीदने के लिए यूज करो, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर कुछ बता दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल, उस स्पेशल फंड में वो ऐड कर देना चाहिए, ठीक है।
तो वो डोनेशन क्या होगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ठीक है। तब हम लोग उसे अर्निंग नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो फ्री नहीं हुआ। फ्री नहीं हुआ मतलब उसको हम लोग अपने मन से यूज नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लग गया, तो वो चले जाना चाहिए। उसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, ये देखो, क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड एंड इन द एब्सेंस देयरऑफ टू द कैपिटल फंड। इसका मतलब क्या है? तो सीधा सा बात ये है कि अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगा, स्पेसिफिक मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कंप्यूटर का, अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो वो हमेशा जाना चाहिए बैलेंस शीट में। और डोनेशन है, डोनेशन का पैसा हमें स्पेसिफिक पर्पस में यूज करना है, तो ये चला जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब लायबिलिटी साइड में से लिखे क्या, अगर पहले से हमारे पास कंप्यूटर खरीदने का फंड पहले से ही क्रिएटेड है तो वहां ऐड कर देंगे। वही बोल रहा है, अगर कोई स्पेशल फंड का नाम है तो वहां ऐड कर दो, अगर नहीं है तो कैपिटल फंड के वहां पर दिखा सकते हैं, कैपिटल फंड बोल के दिखा सकते हैं, ठीक है। If any investment are purchased out of the special fund or an asset is acquired therefrom, these are disclosed separately। अब ये क्या बोल रहा है, अब डोनेशन मिल गया, डोनेशन देने वाले ने बोल दिया भाई इस डोनेशन के पैसे से कंप्यूटर ही खरीदो, लेकिन आज बोलने से आज कोई कंप्यूटर नहीं खरीद सकता, ठीक है। कंप्यूटर खरीदने के लिए टाइम लगेगा ना, पूछा जाएगा प्राइस क्या है, अगर एक साथ 10 कंप्यूटर खरीदने का कैपेबिलिटी है डोनेशन के पैसे से, तो कहां से खरीदे क्या, तो एक टाइम पीरियड लग सकता है। तो क्या उतने दिन पैसे को ऐसे ही रख दे? नहीं, क्या कर सकते हैं, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर सरप्लस पैसा होता है तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एफडी कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, उसी तरह से एनपीओ वाले भी क्या करते हैं, अगर पैसा अभी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो पैसे को क्या करते हैं, उससे इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट खरीद के उसे अलग से फिर दिखाना पड़ेगा उनको कि उन्होंने एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने डोनेशन के पैसे से इन्वेस्टमेंट खरीदा है। एनी इनकम रिसीव फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है तो उससे इनकम भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर कुछ बॉन्ड वगैरह खरीदा है तो इंटरेस्ट मिल सकता है, शेयर वगैरह खरीदा है तो डिविडेंड मिल सकता है। और एनी डोनेशन collected for special purpose are credited to an account indicating the purpose of correspondingly the expenditure incurred in carrying out the purpose of fund is debited to this account। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है, देखो अगर कोई भी इनकम रिसीव हो रहा है उस तरह के इन्वेस्टमेंट से, या फिर कोई डोनेशन कलेक्ट हो रहा है स्पेशल पर्पस के लिए, उसे हमें क्या क्या दिखाना चाहिए, टू एन अकाउंट इंडिकेटिंग द पर्पस एंड correspondingly the expenditure incurred in carrying out the purpose of the fund is debited। मतलब अब देखो कंप्यूटर खरीदा है हम लोगों ने, कंप्यूटर खरीदना है हम लोग को, तो हमारे पास मान लो 1 लाख का फंड है, लेकिन हम लोगों ने अभी 80,000 का कंप्यूटर खरीदा है, तो 20,000 रह जाएगा, तो वो डिडक्ट करके यहाँ फंड से हमें दिखाना पड़ेगा। इसी चीज को यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि फंड को लायबिलिटी में लिख दो। अब जितना कंप्यूटर खरीद लिया, अगर पूरा पैसा यूटिलाइजेशन में नहीं आया तो जो बच गया उसको माइनस करके हमें दिखा देना है। तो डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर में भी आ सकता है, बैलेंस शीट में भी आ सकता है। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट में आएगा, अगर नॉर्मल डोनेशन है, कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया तो उसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली जब बोल देगा तो वो डोनेशन फ्री नहीं होता है। फ्री मतलब यूज के पर्पस से फ्री नहीं होता है, उसे हम लोग कहीं भी यूज नहीं कर सकते अपने मन से। हम लोगों को जिस पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया है उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो फिर क्या बोल रहा है, the term fund is strictly applicable to the amount collected for a special purpose when these are invested, that is scholarship fund, prize fund। देखो जैसे specific fund क्या हो सकता है, फंड के आगे लिख दिया स्कॉलरशिप, मतलब ये जो फंड का पैसा मिला है ना, इसे स्कॉलरशिप देने के लिए यूज करो, प्राइज देने के लिए यूज करो, तो ये होता है स्पेसिफिक फंड, ठीक है। द टर्म फंड इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द अमाउंट्स कलेक्टेड फॉर स्पेशल पर्पस व्हेन दीज आर इन्वेस्टेड। तो ये सब हुआ, ठीक है। When the amounts collected are not invested, जो पैसा मिल रहा है डोनेशन के लिए वो अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इन सिक्योरिटीज और एसेट्स, तो बोल रहा है डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दिस बिलोंगिंग टू द इंस्टीट्यूशन, द वर्ड अकाउंट इज मोर एप्रोप्रिएट, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, हमें जो स्पेसिफिक डोनेशन मिला उस डोनेशन के पैसे को अगर हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे फंड, जैसे प्राइज फंड, स्कॉलरशिप फंड। लेकिन अगर उस पैसे को हम लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी रख दिए हैं, यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो हम लोग उसे फंड के जगह बोलेंगे बिल्डिंग अकाउंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टूर्नामेंट अकाउंट, टूर्नामेंट के लिए हमें पैसा डोनेशन में मिला है, लेकिन उस डोनेशन का जो पैसा है वो हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे टूर्नामेंट अकाउंट। ये वर्ड बोल रहा है ज्यादा एप्रोप्रिएट है अकाउंटिंग पर्पस से, और कुछ नहीं।
ये चीज ये बोल रहा है, ठीक है, कि अकाउंटिंग पर्पस से क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है वो बता रखा है यहाँ पर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, इसको भी कैसे ट्रीट करेंगे। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है। अगर कैपिटल रिसिप्ट है, नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोल रहा है तो इसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे और इसे कैपिटल फंड में दिखाएंगे, मतलब सीधा बात है हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमें बता दे कि एंट्रेंस फीस का 50% कैपिटलाइज करो, 50% रेवेन्यू में दिखाओ, तो 50% क्या बैलेंस शीट में दिखाना है, 50% इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है, ठीक है। इस तरह से हमें बाइफरकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता है, तो हमें एंट्रेंस और एडमिशन फीस को हमेशा क्या दिखाना चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट के हिसाब से दिखाना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो, अगर तुम लोग का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो तुम लोग नोट दे सकते हो। नोट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस का क्या करें, तो हमें बता दिया गया है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कैपिटल रिसिप्ट ही मानो। बाई चांस अगर भूल जाते हो तो नोट देना जरूरी है, जो भी ट्रीट करोगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है, नोट देना जरूरी है। तो नोट देने से क्या होगा, समझ में आएगा कि तुम लोगों ने इसको क्या ट्रीट किया, क्योंकि क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोलेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हमें क्या ट्रीट करना पड़ेगा, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस को कैपिटल फंड बोल के ही ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन को हम लोग नॉर्मली क्या ट्रीट करेंगे, हमेशा इसको हम लोग ट्रीट करेंगे रेवेन्यू, क्योंकि जो चंदा होता है वो रेवेन्यू ही होगा, ठीक है, वो कभी भी कैपिटल नेचर का नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो लाइफ मेंबरशिप फीस। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फीस होगा लाइफ टाइम के लिए, तो ये कैपिटल रिसिप्ट ही होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं नहीं नहीं इसे कैपिटल इसे रेवेन्यू ट्रीट करो, तो क्वेश्चन से आगे जाके हम लोग नहीं कर सकते, क्वेश्चन में जो बोलेगा वो फॉलो करना पड़ेगा। बाकी इन जनरल क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो कैपिटल नेचर का है, इसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट ही बोलेंगे। डोनेशन का भी देखो, डोनेशन दो तरह का हो सकता है, ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा भी इसके बारे में, स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल। अगर जनरल डोनेशन है तो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसे हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। अगर बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया गया है तो बिल्डिंग का डोनेशन, लाइब्रेरी में बुक्स खरीदने के लिए डोनेशन दिया गया है तो बोला है कि इस डोनेशन से लाइब्रेरी का बुक्स ही खरीदो, तो ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। अब कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटलाइज्ड होता है, कैपिटलाइज्ड का मतलब ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस नॉर्मली कैपिटलाइज्ड ही होना चाहिए, बट अगर क्वेश्चन हमें बोले नहीं कैपिटल मत करो रेवेन्यू करो, तो हम लोग रेवेन्यू करेंगे। या फिर क्वेश्चन हमें बता दे कि 50% रेवेन्यू करो 50% कैपिटल, देन फॉलो द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ बोलेगा तो क्वेश्चन फॉलो करना है। बाकी इन जनरल एंट्रेंस फीस जो है कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। लीगेसी, लीगेसी मतलब किसी ने अपना प्रॉपर्टी का विल कर दिया है कि मेरे मरने के बाद जो है ये पैसा इस ट्रस्ट को जाना चाहिए, ऐसा कुछ अगर होता है तो ये देखो ये भी एक बार ही होगा, कोई इंसान एक ही बार मरेगा, उसका विल जो है वो एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है, तो इसीलिए ये कैपिटलाइज्ड होगा। बाकी अगर क्वेश्चन बोले नहीं कैपिटलाइज्ड मत करो तो नहीं करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन अगर बोलेगा मत करो तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के आगे लेकिन हमें नहीं सोचना है। फिर क्या बोल रहे हैं, एंडाउमेंट फंड डोनेशन, ये क्या होता है, इट इज अ डोनेशन रिसीव्ड एंड ओनली इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन इज टू बी यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ डोनेशन किया गया है तो उसे बोला जाता है एंडाउमेंट फंड डोनेशन। इन सच केसेस इनकम रिलेटिंग टू स्पेशल फंड शुड बी एडेड टू दिस फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर इस फंड को इन्वेस्ट करके हम लोग कोई अर्निंग कर रहे हैं तो वो ऐड होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला अगर एक्सपेंस कर देंगे तो माइनस होगा, एक्सपेंसेस डिडक्ट होगा। मतलब ये जो स्पेशल डोनेशन हमें मिला है, इस डोनेशन के पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, उससे कोई अर्निंग हो रहा है तो उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर उससे कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो वो लेस करेंगे। तो अगर डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन है जिसको हम लोगों ने कैपिटलाइज कर रखा है, उससे कोई भी खर्चा या अर्निंग होता है उसमें, तो वो वहीं पर ऐड या लेस करके दिखाना है, उसका अर्निंग या एक्सपेंसेस हमें इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, तो ये तो रेवेन्यू नेचर का ही हुआ कि कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स पीरियोडिकल्स है उसे बेच दिया है, ठीक है, तो उसे बेच दिया है तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम क्या होता है, इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये उनको दिया जाता है। ऑनरेरियम मतलब
मतलब रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है। इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय, मतलब वो एनपीओ के मेंबर नहीं है, फिर भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है, तो उनको ऑनरेरियम दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑनरेरियम नॉर्मली यहाँ बोला नहीं है पूरा, ये कैपिटल नेचर का होता है, तो नॉर्मली ये बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बोले कि इसे रेवेन्यू ट्रीट करो, तो हम लोग इसे रेवेन्यू ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बोले, ठीक है। तो ये तो हमें पता है क्या क्या आता है, कैश एंड बैंक, फिक्स्ड एसेट, लायबिलिटी, ये सब बोला है। अब इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 4 में एक क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्थ 40 क्लब, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पर हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है, प्रिपेयर करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो ये बेसिकली पीएल जैसा होगा। हमें गिवन क्या है, गिवन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट से बेसिकली हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हम दिखाते, देखो कैसे प्रिपेयर होगा। इलस्ट्रेशन 4, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तुम लोग लेकिन ऐसे नहीं लिखोगे, तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। फॉर्मेट तुम लोग को लेकिन अच्छे से फॉलो करना है, और ये जो है स्केल वगैरह से ही लाइन तुम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखो हम दिखा देते हैं फॉर्मेट, ये पीडीएफ तो तुम लोग के पास आ जाएगा। तो देखो ये फॉर्मेट जो इस तरह से, इन द बुक्स ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इस तरह से कॉलम हम फॉर्मेट दिखा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट पूरा फॉलो होना चाहिए। अब हम दिखाएंगे कि कैसे करके हम लोग इसका पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हो जाएगा इनकम। जैसे कि हमें पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू नेचर के इनकम या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। तो ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट है, तो ये है ओपनिंग कैश बैलेंस, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने आज ही पढ़ा कि रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड होता है ओपनिंग और कैश एंड बैंक बैलेंस से। तो क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा? अगर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा ये बताओ, तब मुझे समझ में आएगा कि तुम लोगों ने पूरा चीज सुना है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये दिख रहा है, क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा? अगर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा वो भी बताओ, कौन बताएगा बोलो। टू बैलेंस बीडी जो है ये अगर इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा तो किधर आएगा, नहीं आएगा तो ये फिर कहाँ आएगा, कौन से अकाउंट में आएगा? ये क्या है, ये ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस होगा? बोला नहीं है कैश है कि बैंक है, तो कोई भी एक होगा, या तो कैश इन हैंड होगा या तो कैश एट बैंक होगा। तो मुझे बोलो बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में आएगा, करेक्ट, ये बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का 2018-19 भी दे रखा है, 19-20 भी दे रखा है। हम लोग कौन सी ईयर का बना रहे हैं? 1920 का, ठीक है। हमें 1920 का दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें 1920 का 3,55,000 दे रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही इनकम है। क्यों बोलो? क्योंकि यहाँ पर तो रिसिप्ट बेसिस पे होता है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। 18-19 नहीं लेंगे, ठीक है, चलो समझ में आता है कि 18-19 हमें लेने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग 1920 पीरियड को देख के बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल सही है, ये हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? 1920 में इतना रिसीव हुआ है, ठीक है, लेकिन 1920 में जो रिसीव हुआ है उसमें और भी शायद हो सकता है कि रिसीव, उसका नीचे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। बाकी ये जाएगा हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हमारा ये रेवेन्यू इनकम है। अब रहा है सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है। अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है तो क्या ये हम लोग दिखा सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में? अभी अभी मैंने डोनेशन का पूरा मतलब फीचर समझाया कि डोनेशन को कब कहाँ कैसे ट्रीट करना है। अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है तो क्या ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा? स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो नहीं जाएगा ना, स्पेसिफिक डोनेशन होता है तब लाइबिलिटी हो जाता है, अगर सिर्फ डोनेशन होता है तो इनकम हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा इनकम है तो वो मेरा इनकम ही आएगा, लेकिन किसी और का इनकम अगर मेरे पास है तो वो मेरा लाइबिलिटी है ना। तो डोनेशन का पैसा अगर रिसीव हुआ है, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा बताओ, ये कहाँ जाएगा? ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि ये चीज तो इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाता है, बैलेंस शीट में भी जाता है डोनेशन, लेकिन बैलेंस शीट में कब जाता है? जब स्पेसिफिक डोनेशन होता है। तो इसके आगे तो कुछ नाम है नहीं कि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। एंट्रांस फीस ये कहाँ जाएगा? एंट्रांस फीस नॉर्मली कुछ नहीं बोला हुआ होता है तो हम लोग कहाँ पर देंगे? अभी अभी मैंने दिखाया, जो नोट्स हम लोग पढ़ रहे थे, एंट्रांस फीस कहाँ जाता है? नॉर्मली बैलेंस शीट में जाएगा। अभी नीचे देखेंगे क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई किया है कि नहीं।
सैलरी वेजेस ये तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये तो एसेट हो गया, इक्विपमेंट होता है एसेट, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल बोलेगा तो वो एसेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो क्रिकेट में बैट जो है वो इक्विपमेंट हो सकता है क्योंकि उसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, लेकिन बॉल जो है वो मटेरियल होगा क्योंकि उसका लाइफ टाइम कम होता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर है तो ये एसेट हो गया, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस ये आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, एसेट है तो ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी ये भी आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस ये भी आएगा, कन्वीनियंस ये भी आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन यही अमाउंट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ भी इसमें है या नहीं है इंक्लूडेड। हम सिर्फ अभी टॉपिक का नाम बता रहे हैं कौन सा आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में और कौन सा नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बाई बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया, ये हम लोग का चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल दिया है 31 मार्च 2020 का 55,000, मतलब 2020 में हमें और भी 55,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए जो नहीं मिला। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बोल रहा है हमें कि हमें रिकॉर्डिंग कैसे करना है, हमें पीरियोडिकली रिकॉर्ड करना है। अगर इस पीरियड का इनकम एक्सपेंस जो भी है रिकॉर्ड कर दो, मिला नहीं मिला, पे किया नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे बनता है। सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग रखा है, कौन से पीरियड का देख लेते हैं, इसी पीरियड का है, तो ये सैलरी वेजेस भी हम लोग वहां पर ऐड करके दिखाएंगे। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, देखो जैसे मैंने बोला कि इक्विपमेंट कहीं भी पढ़ो तो वो एसेट कहलाता है, ठीक है। तो इस पे 25% डेप्रिशिएशन होगा, तो डेप्रिशिएशन जैसे पीएल में जाता है यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब बोला है देखो एंट्रांस फीस 50% कैपिटलाइज करो, नॉर्मली एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड ही होता है। अब बोला 50% करो तो 50% कैपिटलाइज मत करो, इसका मतलब तो जो कैपिटलाइज्ड होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, जो कैपिटलाइज्ड नहीं होगा वो एज ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखो कैसे यहाँ पर दिखाएंगे। बाकी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसी का एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड से लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का हम लोग दो तरह से दिखा सकते हैं, एक तो ऐसे दिखा सकते हैं कि हम लोग का 3,55,000 है इस साल का अर्निंग, ठीक है, और ये वाला नहीं लिख रहा है क्योंकि ये तो 18-19 का है और आउटस्टैंडिंग है इसी साल का, मतलब हमें मिलना चाहिए 55,000, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 55,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3,55,000 और 55, तो ये हो गया 4,10,000। एक तो ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। और एक वे होता है कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग ये दिखा सकते हैं कि हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना हुआ 3,55,000 और 65, अगर ऐड कर देते हैं 3,55,000 और 65,000 तो 4,20,000 हो गया कि हम लोगों ने 4,20,000 रिसीव किया है कब 2020 में, उसमें से 65,000 हमारा इस साल का है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है, और 55,000 हमें मिलना चाहिए जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है, तो भी तुम लोग का आंसर सेम ही आएगा। देखो -65,000 कर लो तो वो आ गया, प्लस 55,000, ठीक है 55,000, तो ये हो गया 4,10,000। तो किसी भी एक तरीके से दिखा सकते हो तो 4,10,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है 4,10,000 जो कि हम लोग का इस साल से रिलेटेड है। अब क्योंकि मैंने रिसिप्ट साइड से स्टार्ट किया, नेक्स्ट हम डोनेशन लिखेंगे। डोनेशन भी कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्ट डोनेशन लिख देते हैं जितना है उतना, ठीक है। डोनेशन हो गया 55,000। अच्छा, उसके बाद एंट्रांस फीस, अब एंट्रांस फीस का बोला है 50% कैपिटलाइज करो, तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा। एंट्रांस फीस नॉर्मली हम लोगों का रूल्स ये है कि वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। अब 85,000 का 50% कैपिटलाइज करने बोला है, यानी 50% इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटलाइज नहीं होने का मतलब बाकी रेवेन्यू हो जाएगा, 50% मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो ये हो गया 42,500, ये एंट्रांस फीस हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इनकम साइड में कुछ और नहीं है, चलो तो एक्सपेंसेस साइड लिखना स्टार्ट करते हैं। सैलरी एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, अब इसका कितना दिया हुआ है देखिए 1,65,000, लेकिन ये तो हम लोगों ने पे किया है, लेकिन क्या हम लोगों ने कुछ प्रीपेड या बाकी रखा है,
यहाँ से पता चलेगा हम लोगों ने बाकी रखा है, तो बाकी रखा है तो हमें पे करना चाहिए। तो ये सिर्फ खर्चा 1,65,000 नहीं है, एक्चुअली खर्चा 40,000 ऐड करने से पता चलेगा कि 2,05,000 एक्चुअली इस पीरियड के सैलरी का खर्चा है, ठीक है। और प्रीपेड वगैरह तो कुछ दिया नहीं, जो दिया है उसी को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, इसके बारे में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे नहीं है, तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000। अच्छा, इसके बाद देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट तो एसेट होता है, इक्विपमेंट डायरेक्टली थोड़ी ना यहाँ लिख सकते, उस पर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, इसीलिए डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया है, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट जितना रेट बोला है उतना एप्लीकेबल कर देंगे। 3,42,000 पे 25%, ठीक है। तो 3,42,000 पे 25%, 25% मतलब 1/4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 85,500 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन लिख लिया हम लोगों ने। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद है टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 28 और 32,000। टू टेलीफोन चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस कितना है 82 था शायद, टेलीफोन चार्जेस है 28,000 था, 28,000 है, और ये है 32,000। ट्रैवलिंग खर्चा है, ट्रैवलिंग का है 65,000, ठीक है। ट्रैवलिंग का है 65,000 और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सब हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर लिया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि बैलेंस किधर आ रहा है, सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पर टोटल करते हैं, देखो 4,10,000 ये हो गया 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 42,500, तो इसका मतलब ये हो जाता है 5,07,500, 5,07,500। अच्छा, इससे माइनस कर लेते हैं, माइनस 2,05,000, 35,000, 85,500, 28, 32, 1,22,000, अच्छा 65,000, 57,000, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इनका अर्निंग ज्यादा है, ठीक है, खर्चा कम है, तो इसीलिए पैसा बच गया। तो इसे क्या बोलेंगे, टू सरप्लस, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे से इनकम ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे दैट इज सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस कितना हो जाएगा 57,000, ये हो गया हम लोगों का सरप्लस। जैसे तुम लोग पीएल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हो, ठीक है। लेकिन ये भी देखो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ये भी हम बोलेंगे कि छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन मतलब जहां पर हमें बैलेंस शीट वगैरह सारा चीज बनाने के लिए बोले, तब हम लोग बोलेंगे कि ये कंप्लीट क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 5, एक छोटा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड। देखो जैसे वहां पर था ना, ऐड करना है, लेस करना है, तो वो सब सिर्फ रीड करने से नहीं समझ में आता है, ठीक है। वैसे मैंने समझाया है कि कैसे क्या होगा, अब उसका प्रैक्टिकल देखो। मैच का एक्सपेंसेस, मैच मतलब कुछ टूर्नामेंट मैच वगैरह होगा, मैच में खर्चा क्या हुआ है, मैच को मतलब मैच ऑर्गेनाइज होगा, उसके लिए फंड भी मिला था, मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। अगर हमें ये सारे डिटेल्स को अपने फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करके दिखाना है, तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो फंड यहाँ पर क्या क्या है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो 31 मार्च 2020 में मैच के लिए खर्चा हुआ था 1,10,000। मैच फंड 1/4/2019, मतलब ये फंड पहले से ही बना हुआ है, तभी तो ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस में मैच फंड में 30,000 रुपीज था, ठीक है। फिर 1,10,000 कैसे खर्चा किया होगा, जरूर और भी इस बार रिसीव हुआ होगा, डोनेशन मिला है ड्यूरिंग द ईयर 55,000, मतलब हमारे पास 30,000 था मैच फंड में पहले से, हम लोगों को 55,000 ड्यूरिंग द ईयर मिला, यानी हमारे पास फंड में कितना हो गया 85,000। फिर भी बोल रहा है खर्चा 1,10,000, क्या ये पॉसिबल है पे करना? हाँ, कैसे होगा, हम लोग 85 पे करेंगे, बाकी हम लोग किसी और जगह से एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट है, उसको पढ़ लेते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, क्या लिखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच
टिकट्स, ठीक है। तो मैच जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसके लिए टिकट जो है सेल किया गया, ठीक है। तो टिकट का अरेंजमेंट था, टिकट सेल किया गया और कुछ खर्चा मतलब निकल आया, मतलब इनकम हुआ, ठीक है। 20,000 रुपीज का अर्निंग हुआ। तो ये क्यों हुआ? मैच के लिए हुआ। तो अगर मैच फंड बना हुआ है तो उससे रिलेटेड सारे खर्चे, सारे इनकम वहीं पर ऐड या लेस करने होते हैं। वही वाला चीज वहां पर पैरा में बताया गया था। तो अगर हमारे पास 30,000 का फंड था, हमें और भी 55,000 उसी फंड में रिसीव हुआ, तो हमारा फंड बन गया 85,000। मैच ऑर्गेनाइजेशन होने के पहले टिकट बेचा गया, टिकट सेल करके 20,000 का अर्निंग हुआ, ठीक है। तो हमारे पास फंड में 1,05,000 आ गया, लेकिन हमारा खर्चा आया 1,10,000। अगर हमारा खर्चा 1,10,000 आया तो फंड से तो हम लोग 1,05,000 ही पे कर सकते, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो बाकी खर्चा कहाँ से पे हुआ? कहीं ना कहीं से उनको मैनेज करना पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर इसी चीज को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो वो कैसे दिखाएंगे? देखो हम यहाँ से दिखा देते हैं, मैंने तो पूरा चीज बता ही दिया। हम लोग पहले लिखेंगे ओपनिंग वैल्यू ऑफ मैच फंड। मैच फंड में कितना है? 30,000। डोनेशन मिला फिर से मैच फंड में, तो मैच फंड का डोनेशन मैच फंड में ही ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो 55,000, तो टोटल 85,000 बना। फिर सेल प्रोसीड्स हुआ टिकट बेच के 20,000, तो 1,05,000 हमारा मैच फंड में टोटल फंड दिख रहा है। अब खर्चा तो ज्यादा है, तो कितना पे कर सकते हैं? 1,05,000 ही पे कर सकते हैं। तो बाकी जो एक्सपेंसेस नहीं पे किए उसके लिए हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा? उसके लिए हमें एक नोट देना चाहिए। क्या नोट देंगे? क्योंकि हमारे पास फंड में उतना पैसा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग 5,000 रुपीज का जो हमारा शॉर्टफॉल हो रहा है वो हम लोग फंड से नहीं दे सकते। तो वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे? वो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे कि टू मैच एक्सपेंसेस बोल के। लेकिन टू मैच एक्सपेंसेस बोल के या फिर टू इनकम फ्रॉम मैच बोल के, देखो ये छोटा सा क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है? ये जो है सेल, टिकट सेल हुआ है तो ये एक रेवेन्यू नेचर का इनकम है, लेकिन ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बिहाफ में एक मैच फंड बना हुआ है। अगर मैच फंड बना हुआ है और मैच से रिलेटेड कोई भी इनकम एक्सपेंसेस होता है तो वो मैच फंड में एडजस्ट होगा रेदर देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास 1,05,000 था, लेकिन हम लोग का खर्चा हुआ है 1,10,000, तो हमारा शॉर्टफॉल कितना हो रहा है? 5,000। अब ये 5,000 का क्या करें? अब ये 5,000 को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में एज एक्सपेंस शो कर सकते हैं कि टू एक्सपेंसेस फॉर मैच बोल के 5,000, बट टू एक्सपेंसेस फॉर मैच बोल के 1,10,000 हम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। अगर फंड नहीं बना हुआ होता तो ये डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में जाता और ये डायरेक्ट इनकम में जाता। क्योंकि इसका फंड बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट फंड में ही होना चाहिए, फंड में ऐड या लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। ये हुआ हम लोग का इलस्ट्रेशन 5। अच्छा, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 6। यहाँ पर क्या बोला? ये भी एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2020 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वेयर 4,50,000, ठीक है, इनका सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019। ऑन 31 March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब इतना सब जब लिखा हुआ रहता है ना, तब तुम लोग सिर्फ अगर पढ़ते जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और इसको अगर तुम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में करना चाहोगे तो भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम लोग इसके लिए अकाउंट बनाएंगे। तो हम पहले अकाउंट बनाकर एक एक पॉइंट रीड करके उसको हम अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्योंकि हमें यही प्रिपेयर करने बोला है। हम अभी दिखा देते हैं क्या प्रिपेयर करने बोला है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें बोला है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो बताओ। ये देखो, व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 एज इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, वो हमें दिखाना है, ठीक है। अच्छा, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 4,50,000, तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन या बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय कैश बोल के, मैंने लिख दिया 4,50,000, तो ये हमें रिसीव हुआ है। फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन ये इंक्लूड्स, मतलब 4,50,000 में जो 20,000 इंक्लूड ऐसा है जो कि रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019, मतलब प्रीवियस ईयर का इस साल रिसीव हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर का बाकी था। 2019 का सब्सक्रिप्शन 2020 में रिसीव हुआ है, यानी 2019 में बाकी था, मेरा इनकम बाकी था, इसका मतलब मेरे लिए वो एसेट बना हुआ था, ठीक है। कितना बाकी था? 20,000। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है,
फिर बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए बट नहीं मिला है 15,000, ये 20 का ही बात है, इस साल का, ठीक है। तो इस साल का मेरा एसेट, तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD, ठीक है। कितना हो जाएगा 15,000, मुझे 15,000 मिल जाना चाहिए बट नहीं मिला है इस साल का, तो इस साल का क्लोजिंग एसेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बट पर्टेनिंग टू द ईयर 2021 अमाउंट टू 26,000। एडवांस में सब्सक्रिप्शन लिया है हम लोगों ने 2020 में, और ये 2021 से रिलेट करता है, तभी तो एडवांस है। तो एडवांस में ले लिया है 31 मार्च 2020 को लिया है, तो ये मेरा इस साल का क्रिएट किया हुआ लायबिलिटी है, यानी क्लोजिंग लायबिलिटी। तो यहाँ पर लायबिलिटी इधर आ जाएगा क्योंकि ओपनिंग इधर आता है, टू बैलेंस CD, क्लोजिंग लायबिलिटी 26,000, ठीक है। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 18,000। 2019 में हम लोगों ने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था, जब 2019 एंड हो रहा था ना, जैसे 2020 एंड हुआ तो हम लोगों ने 2021 का रिसीव हुआ, उसी तरह से जब 2019 खत्म हो रहा था हम लोगों ने एडवांस लिया था 18,000, तो एडवांस ओपनिंग वाला, तो लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी बाय बैलेंस BD 18,000, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो कि 1920 का था, बस और कुछ नहीं, इतना ये सारा चीज अगर हम लोग यहाँ पर नहीं पोस्ट कर पाते हैं तो इसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर्मेट में, क्योंकि इतने सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखेंगे कि इधर कितना आएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन है तो कंफर्म इधर ही बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। तो 18,000 क्योंकि अर्निंग है ना, 4,50,000 प्लस 15,000, तो ये हो गया 4,83,000 माइनस 46,000, ये दोनों को मिला के कर दिया 4,37,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का इनकम एक्सपेंडिचर इस साल का, ठीक है। जबकि दिख रहा है हम लोगों ने 4,50,000 अर्निंग किया इस बार, लेकिन इसमें क्या है, प्रीवियस का इंक्लूडेड है 20,000, कुछ एडवांस इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये एडवांस इंक्लूडेड है तो यहाँ पर हमारा ये बैलेंस आ रहा है, तो एक्चुअली इस पीरियड से रिलेटेड खर्चा जो है वो इतना है, ठीक है। वो हो जाएगा 4,37,000। सेम ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, देखो ये बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारा जो है कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये यहाँ पर ही करके बता देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहाँ पर हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने बोला है 31 मार्च 2020 का। क्या बोला है, एक क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,050। क्लब में 350 मेंबर है और उनको एनुअली इतना सब्सक्रिप्शन पे करना है, तो क्लब का एनुअल इनकम कितना होगा किसी भी साल का, क्योंकि यही फॉर्मेट अगर चलेगा तो क्लब का एनुअल इनकम होगा 350 मेंबर, और एक एक मेंबर अगर इतना देंगे तो ये हो जाएगा 3,67,500। मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 350 मेंबर है, हर एक जन इतना करके देंगे तो अर्निंग इतना ही होगा। अब इतना हुआ कि नहीं कैश बेसिस पे वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि अगर कोई आउटस्टैंडिंग रखा है तो इससे कम हुआ होगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में तो यही जाना चाहिए। रिसिप्ट पेमेंट में ये जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो डिपेंड कर रहा है किसने कितना पैसा बाकी रखा या फिर किसने कितना एडवांस किया। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिखा रहा है 4,10,000 ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है 4,10,000, जबकि इस साल का इतना है। लेकिन हमें पता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का एक प्रॉब्लम है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारे चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। अब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019 45,000, मतलब प्रीवियसली बाकी था 45,000, तो अगर प्रीवियसली बाकी था तो ये मेरा एसेट हो जाएगा, ठीक है 31 मार्च 2019 का। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ पर भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 31 मार्च 2020 62,000 और 31 मार्च 2019 30,000। अब देखो कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ही दिखा देते हैं। सब्सक्रिप्शन हम लोग कौन सी ईयर का बना रहे हैं, हम लोग बना रहे 20 का, ठीक है 2020 का। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, सब्सक्रिप्शन है इनकम है, इनकम अगर एडवांस में मिलना होता है तो वो लायबिलिटी होता है। तो 62,000 ये हम लोग का क्या हो जाएगा लायबिलिटी, और ये कब मिला है इस साल के एंड में, तो एंड मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी, इस साल का क्रिएटेड लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी ओपनिंग इधर होता है, क्लोजिंग इधर होगा, तो टू बैलेंस CD 62,000, ठीक है। ये क्या है एडवांस है लेकिन प्रीवियसली,
तो एडवांस है, लाइबिलिटी है, क्योंकि इनकम एडवांस में ले रखा है तो ये ओपनिंग लाइबिलिटी है। तो बाई बैलेंस बीबी 30,000, ठीक है, ये यहाँ से दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग है प्रीवियसली, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीबी हम लोगों का रिसीवेबल था 45,000। अब आगे पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक एक मेंबर को कितना मिलना चाहिए वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था, ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। एक एक मेंबर कितना करके दे रहा है, 1050 करके, और वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा क्योंकि कंफर्म हमें पता है कि इतना ही इनकम हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो 350 मेंबर 1050 करके दे रहा है, तो ये 3,67,500 हो जाएगा। और हम लोगों का रिसीव कितना हुआ है, बाई बैंक बोल के या बाई कैश बोल के दिखा सकते हो। रिसीव पेमेंट अकाउंट हमें दिखा रहा है कि रिसीव हमारा 4,10,000 है, बस इतना ही बताया था यहाँ पर और कुछ नहीं। और हम लोगों का ये बैलेंस करने से यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वही हम लोगों का आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, जो बाकी है, इनकम बाकी है तो एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस ये वाला। हमें एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने बोला है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग हमें कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, समझ में आ जाएगा, इधर ही बैलेंस आएगा, आउटस्टैंडिंग होगा वो वाला। तो कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना है 45,000 और ये हो गया 62,000 और 3,67,500, तो ये हो जाता है 4,74,500 माइनस हो जाएगा 30,000 माइनस 4,10,000 34,500। तो 34,500 ये हम लोगों का करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग एसेट। ये बाय बैलेंस शीट, ये हम लोग का क्लोजिंग एसेट हो गया। तो अगर हमें कभी ऐसे कैलकुलेट करने बोले तो हम लोग अगर अकाउंट फॉर्मेट में करते हैं तो बहुत इजीली ही कैलकुलेट हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा डिटेल्स होता है। और अगर बहुत कम डिटेल्स होता है तो फिर हमें हम लोग ऐसे ही सिर्फ एड लेस करके स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को तब अकाउंट बनाना है ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अकाउंट बनाने से क्या होता है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ रहता है तो गलत होने का चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इलास्ट्रेशन 8 है, यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक हमारा जो भी क्वेश्चन हो रहा था वो कंसेप्ट के बेसिस पे हो रहा था। अब कंसेप्ट हमारा नॉर्मली यहाँ तक काफी सारा हो गया है। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी आज कंसेप्ट सीखा है उसके बेसिस पे ही करेंगे। यानी हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा इलास्ट्रेशन 8 से, ठीक है। इलास्ट्रेशन 8 और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, जो कि हमारे पूरे आज के जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से। तो आज का पूरा जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करो, तभी जाके तुम लोग यहाँ पर जो ये कंप्लीट क्वेश्चंस है वो कर पाओगे, ठीक है। और कंप्लीट क्वेश्चंस जो है हम पूरा यहाँ पर डिटेल्स में करके ही दिखाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग का टास्क ये रहेगा कि इसको अच्छे तरीके से रेडी करो, ताकि नेक्स्ट दिन हम लोग जब ये क्लास करेंगे तो अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।